माइक्रोबायोलॉजी में से आपका जो जम्मू कश्मीर वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो एग्ज़ाम है, इसमें ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप अगर क्वेश्चन देखेंगे 2012-19 में आपका 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, 20, 22 और 23। तो मैक्सिमम 2019 में मैंने देखा कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं माइक्रोबायोलॉजी से, अदरवाइज 1 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आई एम क्वाइट श्योर जितने भी आप लोग अभी क्लास में हैं उसको शायद बिना क्लासेस के भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो कोई इतना टफ नहीं है ये। तो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं लेंगे, मैक्सिमम 2 लेक्चर या मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर एक 1 आवर का ही रखेंगे और थोड़ी बेसिक बातें ही करेंगे इसके ऊपर। जो आपका लास्ट लेक्चर रहेगा, जितने भी क्वेश्चन आपके स्टेट से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर उसमें कुछ है नहीं, 7-8 क्वेश्चन ही है तो वो इजीली हो जाएगा, वो अभी भी सोल्व कर सकते हैं। कुछ बाकी स्टेट्स में जो माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि फायदा भी नहीं है। अगर एक ही क्वेश्चन आता है वो भी सुपरफिशियली आता है तो सब्जेक्ट को ज्यादा डेप्थ में डिटेल में पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो ऐसे एग्जाम्स के लिए हमें टाइम ऑलरेडी कम मिलता है। तो उस टाइम को हम अच्छी जगह पे लगाएंगे, अच्छे सब्जेक्ट्स पे लगाएंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इम्यूनोलॉजी से ही है आपका, माइक्रोबायोलॉजी से जो उन्होंने पार्ट लिया है यहाँ पे जेकेपीएससी में। और उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, या बोल दीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो मुझे प्लीज ये बताइए, जो वैक्सीनेशन है और जो इम्यूनाइजेशन है इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो बताना चाहेगा? ये सिलेबस है आपका, एक लाइन में कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन? इम्यूनिटी सर किसी भी चीज से मिल सकती है। पैसिव इम्यूनिटी इट कैन बी इधर थ्रू मदर, या अगर रिपीटेड एक्सपोजर है तो मेमोरी सेल्स में अगर ऑलरेडी वो है तो उसके थ्रू भी इम्यूनिटी मिल सकती है। वैक्सीनेशन जो हम एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं यही से। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है आपने बताया, वो तो देखिए इम्यूनाइजेशन के लिए भी चाहिएगा एक्सटर्नल स्टिमुलस है। हम्म, अगर इम्यूनाइजेशन हो रहा है किसी में तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस तो उसको भी मिला ही होगा, बिना उसके कैसे इम्यूनाइजेशन हो सकता है? इम्यून कैसे होगा कोई बिना स्टिमुलस? हाँ, वन इज क्रिएटेड इन लैब, मतलब वो तो वैक्सीनेशन। मतलब इनने जो कहा ना वो ये है कि मतलब इम्यूनाइजेशन किसी भी वे में मिल सकती है, या तो आपको मैटरनल है या वर्टिकल है, या जी आपको वैक्सीनेशन से मिल रही है। तो वैक्सीनेशन पर्टिकुलरली है कि हम जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम लैब में कोई बना सकते हैं, जो हम करते हैं वैक्सीन, तो पर्टिकुलर एंटीबॉडी सिंपली किसी के लिए। इम्यूनाइजेशन किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होता ठीक है। और थोड़ा सा डिस्टिंक्शन लो, मतलब आपकी बातें सुन के थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे एक ही सी बात है, कुछ ज्यादा सा डिफरेंस, मतलब ऐसा मजा नहीं आ रहा सुनने में कि हाँ एक डिस्टिंक्ट कर दिया आपने, है। सेपरेट कर दिया देखिए, दोनों को। इम्यूनाइजेशन जैसे हम डिजीज के बाद भी इम्यून हो सकते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद भी इम्यूनाइजेशन आती है। हाँ, अब ये बात थोड़ी एंटीबॉडीज सी निकल के आई। मैटरनल आते हैं कोलोस्ट्रम हाँ से, उससे भी इम्यूनाइजेशन मिलती है। हाँ हाँ, अब ये बात थोड़ी सी निकल के आई। डेप्थ में नहीं जाना अपने को, बस इनको डिस्टिंक्ट करना है, इनको सेपरेट करना है, बस इतना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये बात आपने बोला कि जो वैक्सीनेशन है या एक तरह से जो वैक्सीनेशन वाला काम है वो इनिशियल फेज में होता है, उसके बाद बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे करके इम्यूनाइजेशन उसको हम बोलते हैं। तो इनिशियल स्टेज जो रहती है वो वैक्सीनेशन वाली रहती है, फिर इम्यूनाइजेशन होता है। ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल सर। हाँ। अब थोड़ा सा अपने को थोड़ा डिस्टिंक्शन पता लगा, और ज्यादा पढ़ेंगे यहाँ पे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वैक्सीनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी वैक्सीन देंगे उससे क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। और जो इम्यून रिस्पॉन्स आ चुका है ना बेसिकली बॉडी के अंदर, उसको इम्यूनाइजेशन बोल देते हैं, कि बॉडी इम्यून हो चुकी है किसके अगेंस्ट, जो भी वैक्सीन दी थी उसके अगेंस्ट, या कोई भी नेचुरल डिसीज बॉडी के अंदर आया है उसके अगेंस्ट। ठीक है। जब मैं बात करता हूं कि बॉडी में इम्यूनाइजेशन आ चुका है, ये कितनी तरह का होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे जितनी चीजें साथ के साथ होती जाएंगी आगे पीछे की करते चलेंगे साथ के साथ। अब बॉडी इम्यून हो चुकी है डिसीज के अगेंस्ट, तो वो इम्यूनाइजेशन है वो कितनी टाइप का होता है? इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, तो वो कितनी टाइप की हो सकती है, कोई बताएगा?
एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव बिल्कुल सही बात है। एक्टिव की बताना चाहें, एक्टिव एक्टिव में क्या रहता है? सर एक्टिव है जो ये क्या बोलेंगे, मैं मतलब बॉडी को एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, एक्टिवली काम करना पड़ रहा है, मतलब इम्यूनिटी एक्टिव मतलब करके जो काम करना पड़ रहा इन्फेक्शन है। के बाद आप इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। और पेशू में जो मैटरनली आती है आपके मिल्क से। वो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब इसको सीधा सीधा बात करें, एक्टिव इम्यूनिटी में एक्टिवली बॉडी को काम करके खुद से एंटीबॉडीज को जनरेट करना पड़ रहा है या प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, खुद जोर लगा करके एक्टिवली, राइट। और पैसिव में क्या होता है, बॉडी को कुछ काम नहीं करना है, आराम से बैठेगी बॉडी और बाहर से एंटीबॉडीज बनी बनाई एंटीबॉडीज के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, जो मदर मिल्क से एंटीबॉडीज आती हैं, वो क्या है, किसका एग्जांपल है वो? पेशू पैसिव एंटीबॉडी का है। लेकिन जो मदर की बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनी है, वो एक्टिव है कि पैसिव है? वो वो तो एक्टिव है। यस, वो एक्टिव है। और जो सीधा मुझे मिली वो पैसिव है। अब ये तो नेचुरल वाला एग्जांपल हुआ, नेचुरल में हाँ पैसिव वाला एग्जांपल हुआ। आर्टिफिशियल में पैसिव वाला कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या? सर एंटी सीरम। आर्टिफिशियल होती है, चलो मैं एक बार दो बात कर लेता हूँ। आर्टिफिशियल और नेचुरल की हम दो कैटेगरी लेकर के चलते हैं। नेचुरल में एक्टिव पैसिव और आर्टिफिशियल में भी एक्टिव और पैसिव। तो नेचुरल में एक्टिव का एग्जांपल क्या रहेगा? सर नेचुरल में एक्टिव का वही मतलब सर ये जो डिजीज आती है। डिजीज होना कोई भी। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब डिसीज तो एक बहुत बड़ी टर्म बोल दी आपने, सिंपली बोलिए कोई भी पैथोजन है वो बॉडी में आएगा, उसके ऊपर जो आएगा एंटीजन है जी सर। उसको देख करके बॉडी रिस्पॉन्स देगी, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो जो पैथोजन है वो क्या है, वो नेचुरल पैथोजन है, वो हमने नहीं बनाया, वो नेचुरली पैथोजन है, वो आकर के बॉडी पे अटैक करता है। तो उसके ऊपर जो भी एंटीजन रहेगा उसको देख करके बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज बना रही है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका नेचुरल एक्टिव में। और नेचुरल पैसिव का क्या एग्जांपल हो सकता है? नेचुरल पेशेंट में सर वही मैटरनल में से जो आते हैं। क्लस्टर इम्यूनिटी ब्रेस्ट मिल्क के प्लेसेंटा। परफेक्ट परफेक्ट। अभी आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में एक्टिव क्या रहेगा वैक्सीनेशन। और पैसिव क्या रहेगा आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में? सर जैसे सीरम ट्रांसप्लांट करते हैं। परफेक्ट, सीरम। जैसे हम क्या करते हैं, में सर सीरम दे देते हैं डायरेक्टली। जैसे क्या होता है कई बार कुछ अफ्रीका में ऐसा वैसे तो सभी जगह देखा जाता है, बट लगा लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है वहां पे अलग तरह के स्नेक्स मिलते हैं, और वो स्नेक जब काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं किसी भी इंसान को, वो 1-2 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर वो मर जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस स्नेक को लेते हैं, उसका वेनम 1 ड्रॉप लेते हैं, उसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं और वो डोंकी में डाल देते हैं। तो डोंकी के अंदर जो इम्यूनिटी बन रही है वो कैसी इम्यूनिटी है? तो डंकी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी वो है। तो पेश डंकी के अंदर एक्टिव है, लेकिन हम जब यूज करेंगे तो वो हाँ, अब डोंकी में वो एक्टिव इम्यूनिटी बनी, उसका ब्लड बाहर निकाला, ब्लड से सीरम निकाला, सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। वो एंटीबॉडीज उस स्नेक के वेनम के अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अब किसी भी इंसान को वो काटता है तो उसमें ये नहीं है कि उसको 6 महीने देंगे कि एंटीबॉडी, वो मर जाएगा 1 घंटे में। तो जो डोंकी के ब्लड से हमने निकाली हुई है उनको हम डायरेक्टली उसको दे देंगे, जो सीरम वाली एंटीबॉडीज हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये पैसिव हमने दे दिया, passive है। नहीं बनाई उसको दे दिया। पैसिव मतलब उसको काम नहीं करना पड़ा, बॉडी को सीधा बाहर से मिल गई। ठीक है जी। अब ये तो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में बेसिकली है कि कोई भी पैथोजन हम दे रहे हैं बॉडी को, एंटीजन दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। अब वो काम करना स्टार्ट कर चुका है, एंटीबॉडी बना चुका है, इम्यूनाइजेशन हो चुका है, इसका मतलब क्या है, वो इंडिविजुअल इम्यून है उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए या उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, वो इम्यून बन जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वैक्सीनेशन में, इम्यूनाइजेशन में, थोड़ा सा ये इसको सेपरेट रखिएगा, नहीं तो सेपरेट नहीं करेंगे ना, ये दोनों फिर एक जैसे से मिल जाते हैं, एकदम से मिल करके ऐसा लगता है एक ही सी बात है। तो वैक्सीनेशन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी वैक्सीन या कोई पैथोजन डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काम करना स्टार्ट करने लगती है। और इम्यूनाइजेशन है, जब वो कंप्लीटली इम्यून हो जाती है, एंटीबॉडीज वगैरह बॉडी में आ जाती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि इम्यूनाइजेशन हो चुका है ये। ठीक है, अब डिफरेंस पढ़ते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा। इसका स्कोप क्या है वैक्सीनेशन का, स्पेसिफिक मेथड फॉर इंड्यूसिंग इम्यूनिटी वाया वैक्सीन। ठीक है, और इम्यूनाइजेशन में इट इनकम्पसेस ऑल मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी इंक्लूडिंग नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी आ रही है, इम्यूनाइजेशन आ रही है, वो तो है ही,
बट वैक्सीनेशन से जो नहीं आ रही है, जो नेचुरल पैथोजेंस की वजह से आ रही है, वो भी इम्यूनाइजेशन है, जो कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इम्यूनाइजेशन में सब तरह से आ जाता है वो, है ना। मैं पूछ रहा था कि इनमें डिफरेंस बताना है, आपने वो बता दिया था, वही बात है यार। हाँ जी। सर अभी वीडियो पास हो रही थी और आवाज ड्रॉप हो रही थी, थोड़ा रिपीट करोगे? जी जी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये वही पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, ये स्कोप के अंदर आएगा। इस वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, इट इज ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ इंड्यूसिंग इम्यूनिटी वाया वैक्सीन। वैक्सीन नाम से पता लग रहा है, वैक्सीन देके इम्यूनिटी प्रोड्यूस किया तो वैक्सीनेशन बोल दिया। बट अगर वैक्सीन के साथ साथ अगर हम पैथोजन को भी इंक्लूड कर लें उस कैटेगरी में, उसकी वजह से इम्यूनाइजेशन जो आ रहा है, तो इम्यूनाइजेशन में दोनों चीजें ही आएंगे, वैक्सीन से इम्यूनिटी आई हो या फिर नेचुरल पैथोजन से आई है, वो इम्यूनाइजेशन तो हुआ ना फाइनली, तो इम्यूनाइजेशन में दोनों चीजें ही आ जाएंगी। जबकि वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आती है, मतलब जो वैक्सीन दे रहे हैं उसी पार्ट को हम इंक्लूड करेंगे, उसमें नेचुरल पैथोजन से जो हो रहा है उसको उसमें नहीं करेंगे, वो तो वैक्सीन है ही नहीं बेसिकली, वो तो नेचुरली अटैक कर रहा है बॉडी के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं, और इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है वैक्सीन, इसमें वैक्सीनेशन में, इट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग ए हार्मलेस कंपोनेंट ऑफ पैथोजन टू ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। जबकि उसमें क्या होगा, उसमें हार्मलेस भी हो सकता है, और अगर नेचुरल पैथोजन है तो वो हार्म भी कर सकता है बॉडी में, है ना। तो कुछ खास नहीं है इसमें। पर्पज क्या रहता है वैक्सीनेशन का, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज फॉर विच वैक्सीन एग्जिस्ट। जिस भी डिसीज के लिए वैक्सीन देंगे उसी डिसीज से बच पाएंगे आप, यही पर्पज रहता है इसका। एंड इसमें इम्यूनाइजेशन में एम्स टू क्रिएट रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिसीज ओवरऑल, कोई भी हो, जैसे आपने बताया था ना कि कोई भी हो, इम्यूनाइजेशन तो सबके लिए हो जाता है, वो वैक्सीन हो या फिर नेचुरल पैथोजन हो, जबकि उसमें जिस डिसीज के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन दी है उसके अंदर ही क्या होगा, उसके अगेंस्ट ही इम्यूनिटी बनेगी। ठीक है साहब। टाइमिंग की बात करें, टिपिकली एडमिनिस्टर्ड बिफोर एक्सपोजर टू पैथोजन टू प्रिवेंट इंफेक्शन। वैक्सीनेशन में हम क्या बोलते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन करते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी को डिसीज हो रखी है एनिमल को, उसके बाद जाके वैक्सीनेशन कर दिया, वो तो और स्ट्रेस में आ जाएगा बेचारा। और इसमें इम्यूनाइजेशन में क्या है, कि प्री एक्सपोजर भी हो सकता है, अगर वैक्सीन को यूज किया है तो, अगर पैथोजन ने अटैक किया है तो वो पोस्ट एक्सपोजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है इतना, लेकिन था बताने का। अब आपका टॉपिक ही सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन है, तो उनके बीच का डिफरेंस देखना तो जरूरी था, है ना। इसके बिना तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अब ड्यूरेशन क्या है, अब देखो, प्रोटेक्शन में रिक्वायर बूस्टर डोजेस फॉर सर्टेन वैक्सीन एज इम्यूनिटी कैन वेन ओवर टाइम। इसमें वैक्सीन अगर आप दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो इम्यूनिटी है कुछ टाइम बाद डल हो जाए, उसके बाद आपको फिर से बूस्टर डोज लगानी पड़े। बट इम्यूनाइजेशन में सब कुछ ही आ जाता है, तो कुछ कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है, कुछ डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन ऐसी होती है बॉडी के अंदर की लाइफ टाइम तक देखा गया है कि लाइफ टाइम तक उनको किसी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये छोटे छोटे से बेसिक से डिफरेंस थे, कुछ खास बात नहीं थी। अब आ जाते हैं अपन इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी पे। ये इन्नेट इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं इसको, और अडेप्टिव क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बात करते हैं, बताइए जल्दी से। इन्नेट का मतलब क्या है? इनहेरिटेड टाइप। इनहेरिटेड आप बोल सकते हैं कि बच्चा है तो स्टार्टिंग से ही उसके पास इम्यूनिटीज हैं। क्यों? स्लाइवा बच्चे का स्टार्टिंग से ही होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्टिंग से ही होती है, एचसीएल सीक्रेट हो रहा है स्टार्टिंग से ही होता है, तो सारा मतलब बेसिक सा जो होता है सारा का सारा इसमें आ जाता है इन्नेट इम्यूनिटी में। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तब से ये चीजें होती हैं इसमें। और एक बात और क्या, जो इसमें है ना, एक मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर किसी एनिमल की स्पीसीज में जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है तो आपको क्या लगता है, उसका इम्यून सिस्टम जल्दी डेवलप होगा या लेट डेवलप होगा कंपेयर टू दैट बच्चा जिसका जेस्टेशन पीरियड काफी कम था? चाहे जिसका कम है उसमें जल्दी होगा। जिसका जेस्टेशन पीरियड कम है उसमें जल्दी होगा। थोड़ा जिसमें लंबा होगा। पर स्टेज के से बोलना है कि टाइम के साथ क्वेश्चन बोलना है? रिपीट कीजिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एक स्पीसीज ऐसी है जिसमें जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा है, जी सर। और एक ऐसी है इसमें जेस्टेशन पीरियड छोटा सा है। तो यहां जी से सर। बेबी आएगा और यहां से बेबी आएगा, तो आपको क्या लगता है कि इम्यून सिस्टम जो है जल्दी किसका डेवलप होगा, या जल्दी फंक्शनल किसका होगा, हायर स्टेज पे किसका रहेगा? जिसका ज्यादा लंबा गेस्टेशन पीरियड है। यस, क्योंकि उसका जितना भी बॉडी में उसके फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन या जो भी ऑर्गन डेवलपमेंट था उसको वो डेवलप करने के लिए टाइम अच्छा खासा मिला है, तो उसका
चांसेस हैं कि ज्यादा रहेंगे। और सिर्फ एक ही स्पीसीज में बात करें तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जो प्री मैच्योर बच्चा होता है उसको तो वैसे ही वेंटिलेशन पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है, तो उसकी तो इम्यूनिटी ऐसे ही वीक होती है, और जो टाइम पे निकलेगा तो उसकी तो बात ही अलग है फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस तरीके से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। ये कॉमन सेंस ही का क्वेश्चन था, वैसे आप लोगों को बस हिंट दे दिया मैंने, एक आइडिया, अगर क्वेश्चन ऐसा आगे आ जाए तो आप निकाल सकें उसको। वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी, इसको ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, माइक्रोबियल इन्वेजन जब होता है तो एक इनेट इम्यूनिटी काम करेगी, एक काम करेगी अडप्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है इनेट इम्यूनिटी में, रिकॉग्निशन, अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें कि वो हैंडल कैसे करेंगे उसको, ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजेंस, टिश्यू डैमेज एंड टिश्यू डैमेज। अब ये रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजेंस में ये पैम्प्स क्या लिखा हुआ है पता है किसी को, एंड टिश्यू डैमेज डैम्प्स। माइक्रोबियल पैटर्न से ये P4 क्या है, पैथोजन, पैथोजन। और AMP तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है। AMP का फुल फॉर्म याद रखना है, एसोसिएटिव या फिर एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, जो पैथोजन से, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ऐसा। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, जो पैथोजेंस जो भी बॉडी के अंदर गए हैं, इन्फेक्ट किया है बॉडी में इन्होंने, तो उन पैथोजेंस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं और उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। तो इस पैटर्न को पहचान लेता है कौन, इनेट इम्यूनिटी वाले पहचान लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो सेल्स मैक्रोफेज वगैरह रहती हैं उनसे अटैक कराते रहते हैं वो, क्या, कौन, इनेट इम्यूनिटी जो है। तो पैम्स का मतलब क्या हुआ, अब सुनने में लग रहा होगा सर ये तो मोलिकुलर पैटर्न थोड़ा एंटीजन वाला फील आ रहा है, इससे तो टी सेल एंटीबॉडी बनेगी, ये तो स्पेसिफिक में आना चाहिए इनेट। सिंपल बोल रहे हैं, एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न, मैंने एंटीजन की बात नहीं की है यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है, एक जनरल सेंस में बोला है। और डैम्प, डैम्प का मतलब क्या होता है, डेंजर डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। जी, डेंजर एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स। अब ये डेंजर का मतलब क्या है, क्या लगता है आपको, क्या है ये डेंजर, डेंजर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इसको, बात किसकी कर रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी की। सर डेंजर एसोसिएटेड और डैमेज एसोसिएटेड, इसको डेंजर कहते हैं वैसे, लेकिन हो सकता है कहीं पे डैमेज भी लिखा मिल जाए, लेकिन मतलब एक ही बनता है इनका। जब डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हम बोलते हैं, इसमें यही बताते हैं कि जो सेल्स डैमेज हो जाती है ना, या जिन सेल्स के अंदर स्ट्रेस आ जाता है ये इन्फेक्शन के बाद, तो उनसे जो स्ट्रेस आ रहा है ना बॉडी के अंदर, तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और इनेट इम्यूनिटी को स्टार्ट करके उनको क्या करती है, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको खत्म करने की, क्लियर करने की ट्राई करती है। इसको हम डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं या फिर जो भी सेल्स स्ट्रेस में आ चुकी हैं इस इन्फेक्शन की वजह से, वो डैम्प का काम है कि वो इनेट इम्यूनिटी को एक्टिव करके उस पैथोजन को क्लियर कराएगी। ठीक है जी, ओके, डैम्प और पैम्प वाला। तो बेसिकली क्या है, ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, कुछ कुछ तो पैथोजेंस के ऊपर मिलेंगे जिनको हमने पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न बोला, और कुछ हमें जो सेल्स डैमेज हो रही हैं, जो स्ट्रेस में आ रही हैं सेल्स, उनसे एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स मिलते हैं बॉडी के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर आते हैं तो बॉडी से ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये काम और अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देती है। तो पैम्प और डैम्प थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाली बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ी अलग बात है ना। उसके बाद आप सबको पता है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड में क्या होता है, मैक्रोफेज होती है, वो उसको मारना स्टार्ट कर देंगे, दैट्स इट, हो जाएगा आपका। डेंड्राइटिक सेल होती है, नेचुरल किलर सेल्स होती है, चलो भाई। उसके बाद क्या होता है, पैथोजन एलिमिनेशन। डोंट वरी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, इतना भी सिंपल नहीं पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन आपके इतने सिंपल आते हैं, लेकिन ये बता दूं मैं। अडप्टिव इम्यूनिटी की अगर बात करें, अडप्टिव का मतलब क्या है, आपको अडप्ट होना क्या होता है, ये जो भी आपको समझ में आ रहा है बताओ जल्दी से, क्योंकि आपको पता है इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये लेक्चर आप लोग ही दे दें, तो इसलिए मैं पूरा ऐसे बताना नहीं चाह रहा, शुरू से लेके लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी। चलिए, बॉडी इज ऑलरेडी अडेप्टेड, उसमें ऑलरेडी वो मेमोरी सेल्स है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको पता है हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब आपने ठीक बोला, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव एक ही होती है क्या? यस सर, एक्वायर्ड और एडाप्टिव। यस सर। तो एक्वायर्ड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जो प्रीवियस एक्सपोजर से, पर्टिकुलरली किसी पैथोजन से जो हुआ हो इन्फेक्ट, उसके बाद जो मतलब इम्यूनिटी आती है, तो इसलिए उसको एक्वायर्ड बोलते हैं, क्योंकि यस,
बीमारी को एक्वायर करने के बाद। जी जी। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मदर की बॉडी से, मिल्क से, कोलोस्ट्रम से जो एंटीबॉडीज आ रही हैं वो तो पैसिव ही आ रही हैं, जरूरत ही नहीं है बच्चे को कुछ काम करने की, एक्वायर नहीं कर रहा बेसिकली वो इतना। जो मैक्रोफेज है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो सलाइवा है, जो गैस्ट्रिक, उसमें जो हाइड्रोक्लोराइड सिक्रीट होता है, इन सब की तो एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, बच्चा जब पैदा होता है तब से ही होती है, इननेट बोल देते हैं उसको। और एक्वायर्ड क्या होता है, अब वो उसने जन्म ले लिया है बच्चे ने, अब वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो किधर भी एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन आ सकता है, वो इन्फेक्शन को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, या इन्फेक्शन उसकी बॉडी में चला जाता है तो वो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करेगा, अडप्ट होने की ट्राई करेगा। और अडप्ट कैसे होगा, जो भी उसकी सेल्स हैं उसकी बॉडी में, वो एंटीबॉडी सिक्रेट करना स्टार्ट करेंगी उन फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट, उनके एंटीजेंस को देखते हुए, ठीक है, इसको स्पेसिफिक भी बोल देते हैं। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी में मतलब वो अडप्ट करने की ट्राई कर रहा है। अडप्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी बदलाव हुआ, उस बदलाव को झेलने की क्षमता इज अडप्टेबिलिटी। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अडप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि कोई भी इंफेक्शन आपकी बॉडी में हुआ, बॉडी अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली अडप्ट करने की ट्राई कर रही है, वो चाह रही है कि मैं कैसे अपने आप को बदल करके इन्फेक्शन ठीक कर लूं अपना। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब वो बड़ा अडल्ट होता चला जाता है, बच्चा भी है, तो जैसे ही उसने जन्म ले लिया, कहीं से कोई भी इंफेक्शन आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अडप्ट होना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपने स्पेसिफिक जो सेल्स हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, उनको काम में लेकर के उसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होता है, वो जो भी फॉरेन इन्वेडर होगा उसमें एंटीजन होते हैं, उस एंटीजन को कैप्चर किया जाएगा, उनकी एंटीजन को कैप्चर करने के बाद प्रोसेसिंग की जाएगी उसकी, और उसके बाद जो टी और बी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, उनका एक्टिवेशन होगा, और वो क्या करेंगी, वो जो भी इंफेक्शन है उसको क्लियर करेंगी। और जो दूसरा पॉइंट आपने बताया था, एक मेमोरी बन जाएगी यहाँ पे, क्या, एक मेमोरी बन जाएगी। उस मेमोरी का फायदा क्या होता है, उनको याद रहेगा कि ये एंटीजन पहले आया हुआ था, तो वो उसकी प्रोसेसिंग पहले से हो रखी है, उसकी प्रोसेसिंग करने में फिर से टाइम नहीं लगेगा, उनको पता है कि ये एंटीजन आया था, हमारे पास इसका पूरा डाटा है, हमें पता है इसको कैसे खत्म करना है, तो एकदम से रिस्पॉन्स जो होगा बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। अगर इसने पहली बार डिसीज हुई, उसको उसका रिस्पॉन्स 15 दिन में आ रहा है, तो अगली बार डिसीज होती है तो 1 डे 2 डे के अंदर ही उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, ठीक है साहब। अब इसमें क्या, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी होती है और पैथोजन एलिमिनेशन भी, चलो वो तो ज्यादा सीरियस है तो हो सकता है ना भी कर पाए। और यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी में क्या मेमोरी होती है क्या? नो सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी मैं बोल सकता हूँ ये काम आती है, अपने अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है। ऐसा नहीं है, अडेप्टिव इम्यूनिटी आप में से किसी ने बोला था कि पहले से जो होती है, ये पहले से तो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो बच्चा होती है, वो पहले से नहीं होती है। अडेप्टिव वाली तो अडेप्ट कर रहा है वो। अगर मान के चलिए उसको कोई डिसीज ऐसी हुई है, ए डिसीज हुई है उसको, या ए टाइप के पैथोजेंस ने उसको इन्फेक्ट किया है, अब इसके अगेंस्ट तो उसने अडेप्ट कर लिया। अब जो बी टाइप डिसीज है उसके अगेंस्ट थोड़ी ना पहले से इसके अंदर कुछ है, वो जब इन्फेक्ट करेगा उसको तभी जाकर के वो अडेप्ट करेगा अपनी बॉडी को उसके अगेंस्ट, ठीक है। चलिए जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव इम्यूनिटी वाला और पैसिव इम्यूनिटी वाला। देखिए वर्ड फाइल आप चाहेंगे तो मैं बहुत डेप्थ में डिटेल में दे देंगे, हम दूसरे स्टेट्स में पढ़ाते भी हैं उतना डेप्थ और डिटेल में, आप चाहेंगे तो उतना भी करवा देंगे। आपको व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगा, एक बार आप लोग डिस्कस कर लीजिए, आपको लगता है उतना पढ़ाना आपको ठीक रहेगा कि नहीं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा सुपरफिशियल आता है, इतना सुपरफिशियल कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से भी आंसर निकल सकता है, ठीक है जी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी और जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जो हमने डिस्कस किया था। एक्टिव मतलब बॉडी खुद से क्या, खुद से हिम्मत करके बना रहा है सब कुछ, क्या इम्यूनिटी बना रहा है, ठीक है। अब एक्टिव के अंदर नेचुरल वाला क्या आ जाएगा, जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है। आर्टिफिशियल वाला क्या आ जाएगा, कुछ उल्टा हो गया क्या यहाँ पे? नो सर, नेचुरल के अंदर आएगा वैक्सीनेशन से और पैथोजन से, और पैसिव के अंदर आएगा जो हम सीरम प्राप्त करते हैं। ठीक है ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ही डिस्कस कर लिया, मेरा दिमाग उल्टा हो जाएगा, थोड़ा छोड़ देते हैं इसको, अगली स्लाइड पे आते सर अब उसमें कंफ्यूजन हो गया, उसको प्लीज रिपीट कीजिए। हैं। उसमें कंफ्यूजन हो चुका अब। अच्छा, कंफ्यूजन हो चुका है आपको। चलो कोई बात नहीं है, उसको उल्टा सीधा घुमा के कैसे भी कर लो, मेन बात क्या है, अपना कॉन्सेप्ट नहीं खराब होना चाहिए। वो उसको मैं फिर से दिखाता हूं, बट आप ये बताइए हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, छोड़ो उसको, मेरे को पता है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे था, बट हमने जो पढ़ा था वो बताइए आपको क्या समझ में आया। सर वैक्सीनेशन से एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव और पैसिव ये दो चीजें हैं। अब इसको किसी की उसमें भी ले सकते हैं, उसको
एक्टिव के नीचे 2 कर दो आप, या पैसिव के नीचे 2 कर दो, या आर्टिफिशियल बोल के एक्टिव पैसिव ऐसे कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सर होना चाहिए अपना। कॉन्सेप्ट पहली क्या बात है? है, एक्टिव जो है उसको हम इनेट इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं ना, और जो पैसिव एक्वायर्ड है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, पैसिव इनेट कह सकते हो आप। स्लाइड बैक देखो एक्टिव का मतलब क्या है, फिर से आप समझिएगा, एक्टिव का मतलब क्या है। पीछे करने दो। इनेट इम्यूनिटी का मतलब देखो, ये छोटा बेबी है, ठीक है, इसकी बॉडी कुछ काम नहीं करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन काम कर रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन काम कर रही है, वहां पे ही रह जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है, वो स्किन वाला बैरियर ही क्रॉस नहीं करने दे रहे, या फिर स्लाइवा तक रह जाएगा, या फिर स्टमक में जाएगा तो एचसीएल से खत्म हो जाएगा अगर ओरल रूट से जा रहा है तो, या बॉडी के अंदर जाएगा तो मैक्रोफेज तो सबके अंदर होती है, उतना ही है इसके पास, बेचारे के पास स्लाइवा है, इसके पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, एचसीएल छोटा मोटा रिलीज होता है अगर ओरल वाला जा रहा है तो, या फिर इसके अंदर और क्या है, मैक्रोफेज जो सबके अंदर होती है। इस बेबी के अंदर अभी इम्यून सिस्टम है, बट वो उतना फंक्शनल नहीं है कि वो एक्टिव होकर के टी और बी लिम्फोसाइट बना पाएगा, वो इतना नहीं है इस बेबी के अंदर, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी में ये एक्टिव वाला जो पार्ट है, ये तो टी और बी लिम्फोसाइट एंटीजेंस की प्रोसेसिंग करके स्पेसिफिक जो डिसीज जिससे इंफेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट काम करती है बॉडी, ठीक है। अब ये क्लियर है। तो इनेट का मतलब तो सिंपल जो बैरियर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाली बात कर रहे हैं इसमें इनेट इम्यूनिटी के अंदर। और दूसरा मैंने क्या बताया, अडप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स काम करती हैं। अब हमने इससे पहले क्या बात करी थी, हमने बोला था आर्टिफिशियल वाला बता दो, आर्टिफिशियल में एक्टिव पैसिव बता दो, या फिर आप नेचुरल वाला बता दो, एक्टिव पैसिव बता दो, हमने उस तरीके से बात करी थी। अब इसमें देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है, हो सकता है एक्टिव, ये जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया था पेस्ट, होपफुली ठीक ही होगा। अब एक्टिव इम्यूनिटी के नीचे आप नेचुरल आर्टिफिशियल पढ़ लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। चलो इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको। अब एक्टिव इम्यूनिटी हमने 2 जगह पे पढ़ी, आर्टिफिशियल में एक्टिव क्या होगी, अभी आप ही बताना जिनको डाउट था प्लीज, और कोई मत बोलना ताकि उनका क्लियर हो जाए एकदम से, आप लोगों का तो क्लियर ही है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब बॉडी खुद से काम कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है, और खुद से काम कब करेगी बॉडी, जब उसको बाहर से डायरेक्टली एंटीबॉडीज नहीं देंगे, क्या देंगे, एंटीजन देंगे, तो ही तो उस एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवली काम करेगी ना बॉडी। तो एंटीजन जो है 2 तरीकों से आता है। किस तरीके से आएगा, एक तो जो नेचुरल इंफेक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया जो नेचुरल एंटर करता है बॉडी में, उस पे एंटीजन होता है, उसके अगेंस्ट बनेगी। और दूसरा एक्टिवली कैसे बनेगी, जब हम वैक्सीनेशन कर देंगे तब एक्टिव बनेगी। मतलब बात वही है, घुमा के कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपना, ठीक, वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैसिव इम्यूनिटी बोल रहा है। पैसिव का मतलब बॉडी को खुद से कुछ काम नहीं करना, बाहर से उठा करके एंटीबॉडीज एज इट इज दे देनी है। अब पैसिव के 2 टाइप क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब मुझे बताइए नेचुरली कैसे पैसिव मिलता है उसको, नेचुरली फ्रॉम मदर, प्लीज उनको ही बोलने दीजिए। अगर मदर वैक्सीनेटेड है तो उसके थ्रू। हाँ परफेक्ट, तो कोलोस्टम जो है वो नेचुरल वे है, उसके थ्रू एंटीबॉडीज आ रही है बॉडी के अंदर। और दूसरा कैसे हो सकता है कि हम खुद बना करके बैठे हुए हैं एंटीबॉडी, जो स्नेक वाला एग्जांपल बताया था, वो स्नेक फिर से काटता है किसी को तो वो डायरेक्टली जो हमने डोंकी वाला सीरम था उससे जो एंटीबॉडीज निकाली हुई थी, डायरेक्टली उसको एंटीबॉडीज हम दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी। और कोलोस्टम वाला भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें यार, देखो एक्टिव के नीचे नेचुरल आर्टिफिशियल बोल दो, या आर्टिफिशियल के नीचे बता दो, बात तो एक ही पड़ रही है, ठीक है। यस सर। मतलब आप लोगों ने पीछे वाली स्लाइड पे ले गए यार को, नहीं सर गलत है कुछ, चलो ठीक है कोई बात। आ जाओ, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम्स की कुछ सेल्स लिखी हुई है यहाँ पे, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई 10th क्लास का बच्चा भी 1 सेकंड में बता देगा कि ये होती है सर। बेसोफिल, एजिनोफिल, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल्स, ठीक है, ये सारी सेल्स होती हैं। इनमें ग्रेनुलोसाइट होती हैं और एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। एग्रेनुलोसाइट कौन सी होती हैं, पता है किसी को? ईसनोफिल्स वेसनोफिल्स, वही नहीं सर, वो सॉरी लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। यस, एग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स होती है, बेसोफिल्स और ये ईसनोफिल्स। बेंटेन देखते थे क्या आप बचपन में? मैं देखता था सर, हाँ, वो बेंटेन वॉच वाला वो कुछ भी बन जाता था वो, तो मेरे को तो तब से उससे ही याद हो रखा है ये बेन ग्रेनुलोसाइट वाला, बेसोफिल, यूजिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 10 तो हटा दिया मैंने, ये तो उसका नाम था, और बाकी बची ये है ग्रेनुलोसाइट है, बात खत्म है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब इस पे क्या डिस्कस करें, शर्म आ जाएगी आप लोगों को भी। डिफरेंसेस बिटवीन बी सेल्स
एंड टी सेल। जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, इनमें कोई डिफरेंस बताना चाहेगा क्या मुझे? ओरिजिन की बारे में बात करें, बी लिम्फोसाइट कहाँ से बनती है? बोन मैरो से। बोन मैरो में दोनों बनती है, लेकिन फिर बराबर। रिक्रूटमेंट यस। ओके। अब कुछ बच्चों को अभी तक ये भी कंफ्यूजन होता है, ये टी मतलब थाइमस बोल रही हो। अरे नहीं सर, थाइमस बनती तो बन सुकुलिंग नहीं इसको रही है, कहते वो हैं मैच्योरेशन थाइमस में होता है उसका, है ना? ये हाँ, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए जी, क्या बात है, क्या बात है। मैच्योरेशन बी का कहाँ पे होगा, बी लिम्फोसाइट्स का? बोन मैरो में ही, और वही और पायर्स पैच बस सर। थाइमस का होता है उसको, टी ठीक है, और सेल्स। पेयर्स पैचेस में भी हो जाता है, ठीक है। और इसका कहाँ पे हो रहा है? ये थाइमस। थाइमस में सर। थाइमस में होता है, ठीक है साहब। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बी सेल्स का, बी लिम्फोसाइट्स का, ये कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको? देखने नहीं दूंगा, बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन तो जो सर लेफ्ट नोड्स में मिल जाएंगी, लिम्फ नोड में मिलती है, लिम्फेटिक्स, बिल्कुल सही बात है। और स्प्लीन कोर्टेक्स में भी मिल रीजन में जाएगी। मिलती हैं, और वो पैराकोर्टेक्स रीजन में मिलती हैं टी सेल्स वाली। ओके सर। और ये स्प्लीनिक फॉलिकल्स में भी मिलती हैं, और ये जो है टी सेल्स जो है, ये स्प्लीन पेरी आर्टेरियल शीट्स में मिलती हैं, ठीक है। मतलब इतना कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें कि यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ऐसी जगह से नहीं आते, लेकिन जहां से आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये देखो कि हाँ समझ में आ रही है, चीजें चल रही हैं। मैच्योरेशन टी सेल का कहाँ पे हो रहा है? थाइमस में। थाइमस में हो रहा है। जबकि उसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है? बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई अगर कॉमन सेंस लगाने की ट्राई करे T4 थाइमस ऐसे करके, तो इस कॉमन सेंस को थोड़ा बचा के रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट थोड़ा, ठीक है। सर्कुलेशन जो है, बी लिम्फोसाइट सर्कुलेट करती है क्या ब्लड के अंदर पूरा? सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल क्या घूमता है? ब्लड ही घूमता है ना बॉडी में गोल गोल, ठीक है। चलो टेंशन मतलब, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट जब आएगा, छोड़ दो इसको। नहीं लग रहा था आप लोगों को। लाइफ स्पेन इसका बी लिम्फोसाइट्स का ज्यादा हुआ कि टी लिम्फोसाइट का? भी जो आप लोगों को आ रहा है वो बताओ बस, बी लिम्फोसाइट का ज्यादा लाइफ स्पेन होता है या टी लिम्फोसाइट्स का? सर टी का होगा, क्योंकि टी मेमोरी सेल्स में से बनती है। एक एक नहीं, करके बताओ। मेमोरी, हाँ जी, सर टी मेमोरी तो मेमोरी बी सेल्स सेल में बनती भी है है, ना। टी सेल दोनों में, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल, ये तो दोनों में रहते हैं, मगर ठीक है। कर दिया। फिर भी कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना हमें, रिलेटिवली जी दोनों उसमें। ही होते हैं, मान लियो बात, लेकिन लाइफ स्पेन एक का ज्यादा होता है, एक का कम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वहां पे ऑप्शन ही नहीं है कि दोनों में बराबर होता है, फिर तो बताना पड़ेगा ना आपको रिलेटिवली। इसका अब सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ, बहुत कम होता है। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, इनका फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स तक होता है, एक महीना मान लो मैक्सिमम, और ये तो मोर देन 1 ईयर भी है। जो टी सेल्स है, जो आप मेमोरी सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो, टी सेल्स के अंदर CD4 और CD8 आते हैं, CD8। है ना? और क्या फुल फॉर्म क्या होती है CD की? डिफरेंशिएशन। यस, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो CD4 जो होता है टी सेल्स का, उसको क्या टी बोल देते सेल्स, हैं? टी हेल्पर सेल्स बोल देते हैं क्या? सर वो हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी बोल दो, टी हेल्पर बोल दो, मतलब प्लीज इसमें है ना, आप लोग कुछ बातें कर सर रहे हैं तो माइक, अपना, सर माइक से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज प्लीज एक बंद बार कर अपना दीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो प्लीज माइक ध्यान रखिएगा, आप म्यूट कर दें प्लीज। नहीं तो आपका रिपीट रिकॉर्डिंग क्लास भी देखते हैं देखेंगे तो ना वहां बिल्कुल पे, मजा फिर नहीं पूरा आता। रिकॉर्डिंग भी लेक्चर खराब हो जाएगा आप लोगों का, उसमें भी मजा नहीं आएगा देखने में फिर। चलिए, अब टी सेल्स का एक CD4 होता है और एक CD8 होता है। मुझे कोई बताएगा CD4 का क्या काम होता है? सही है। उस साइटोकाइन वो एक्टिवेट इम्यून, इसको एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स को। ये बी सेल्स को भी हेल्प करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, और CD8 सेल्स को भी ये हेल्प करती हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। और इनका नाम जी। क्या है, हेल्प कर रही है तो? हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर। तो CD4 हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। CD4 सर को टी हेल्पर सेल बोल सकते हैं, क्योंकि बी सेल्स को भी हेल्प करती है इम्यूनिटी में। जो CD8 सेल्स हैं, जो की टाइप है टी सेल्स का, उसको भी वो हेल्प करती हैं। अब इम्यूनिटी, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, यहाँ पे कुछ चीजें जो ज्यादा थोड़ा सा फोकस करने की होती है ना, मैं वहां पे रुक जाता हूँ। जो फोकस करने की नहीं है उसको छोड़ दिया करो, टेंशन नहीं है कुछ। इम्यूनिटी टाइप की अगर मैं बात करूं, बी सेल्स में किस तरह की इम्यूनिटी देती है, और टी कैसी इम्यूनिटी देती है? टी सेल में तो सेल मीडिएटेड ही है। सेल मीडिएटेड उसमें इम्यूनिटी क्या ह्यूमरल, होती है? मतलब जो ये एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, सीरियम का बनाएगा। वेरी गुड,
वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं, डायरेक्ट अटैक करती बनाएगा हैं। डायरेक्ट। ट्यूमर सेल के ऊपर भी वो डायरेक्ट अटैक कर देती हैं। और दूसरा, ये तो आपने डेप्थ में बात बता दी, लेकिन सुपरफिशियल में मैं आप लोगों से आंसर बिल्कुल बिल्कुल सुपरफिशियल पूछना चाहता हूं। आप डेप्थ वाली बात पहले बताते हैं, फिर सुपरफिशियल पे आते हैं। भाई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? डायरेक्ट अटैक करती है, वो तो एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, बट सेल मेडिएटेड क्यों बोल रहे हैं उनको? उसमें तो ये नहीं बोल सकते ना डायरेक्ट अटैक कर रही है इसलिए सेल मेडिएटेड। अब डायरेक्ट अटैक तो ब्लड में भी कर सकती है कोई सेल, सेल मेडिएटेड उसको बोल रहे हैं तो कोई रीजन होगा इंट्रासेलुलर ना। माइक्रोब्स। यस, वो सेल्स के अंदर जाकर के पैथोजेंस को मारते हैं, और प्लस में ट्यूमर सेल को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि उनको फील होता है कि बॉडी का पार्ट नहीं है, तो सेल के अंदर ही होता है वो भी। तो सेल के अंदर जो पैथोजन होंगे उनको वो किल करते हैं। कौन? टी टी सेल्स, सेल्स, क्योंकि ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। उसमें टी सेल, CB8 CD8 वाले। और टी सेल्स में मैंने क्या बताया आपको, 1 साल से भी ज्यादा तक क्या लाइफ स्पेन रहता है इनका, जबकि बी सेल्स का तो फ्यू वीक्स तक रहता है मैक्सिमम। ठीक है, डेज टू फ्यू वीक्स तक। अब ये बताएं, जो सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो टी सेल्स के ऊपर रहेंगे क्या? नो सर। नो सर। नो सर, अभी आप लोगों ने तो बताया डायरेक्ट अटैक करती है, देखते डायरेक्ट हैं। अटैक करता है तो जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट अटैक कर रही है तो क्या उसको इतने जरूरत नहीं है उसको ज्यादा एंटीजन वेंटीजन देखने की, अपने सर्फर पे कुछ भी लेने की। ठीक है, जबकि बी सेल्स के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है साहब। अब इम्यूनिटी टाइप, अगर ये तो हो गया अपना ह्यूमोरल। ह्यूमोरल क्या होता है वैसे, ये छोड़ दिया मैंने। ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब अब फिजियोलॉजी की इतनी बड़ी बुक पढ़ते हैं आपको ह्यूमोरल का तो एक सेकंड में यूं आना चाहिए कि ये आंसर सर। इसको डिफाइन। अब एक मैं बोल रहा हूँ टी सेल है, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई ध्यान से देख रहा होगा ना, उसको अभी तक एक एक क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए दिमाग में, बट चलो कोई बात नहीं, इसको लास्ट में मैं बताऊंगा आपको फिर से। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, दूसरा क्या मतलब, वो ब्लड के अंदर नहीं रहेगी क्योंकि वो सेल के अंदर घुस गई है ना। ह्यूमोरल वाली ब्लड के अंदर रहेगी। अब अभी के लिए इतना समझे, ठीक है, जब आगे एक्सप्लेन करेंगे और बताऊंगा इसके बारे में। अभी ये बताओ मेरे को आप, इसमें जो प्रोडक्ट सिक्रीट करती हैं बी सेल्स और टी सेल्स, ये क्या डिफरेंस रहेगा इनमें? देखना मत, हाँ बोलो। जो ये सिक्रेट करती हैं बी सेल्स और टी सेल्स, क्या सिक्रेट करते हैं ये? अभी मैंने बताया बी सेल्स के सरफेस पे क्या मिलेगा? एंटीबॉडीज। सर है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो क्या ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही तो सिक्रेट करेंगे ना। और टी सेल्स जो है, अब ये ध्यान से देखना, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है। एक सेल से दूसरी सेल में रिस्पॉन्स गया, दूसरी से तीसरी में गया। कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो ये काम करते हैं? इंटरल्यूकेंस प्रोड्यूस होते हैं ना सर, IL-6 IL-12 भाई, ट्यूमर नेक्रोटिक। सिंपल सिंपल बताओ यार, डेप्थ में मत जाओ, सिंपल। अभी तो बताया आप लोगों को, सिंपल बताओ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। साइटोकाइन यार, साइटोकाइन क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं एक सेल से दूसरी सेल्स में, ताकि इंफॉर्मेशन पास आउट हो जाए तो जल्दी से इम्यूनिटी आ जाए। जिन सेल्स में इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है वो भी रेडी हो जाए इस इन्फेक्शन के लिए, ताकि इस इन्फेक्शन को वो क्लियर कर सकें अच्छे से। ठीक है साहब। प्रोडक्शन पाथवे क्या है इसका? बी सेल्स का शॉर्ट और इसका थोड़ा लॉन्ग पाथवे होता है। इसका जो प्रोडक्शन का पाथवे रहता है, जो इसका फॉर्मेशन होता है सेल का, इसका पाथवे थोड़ा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि चल भी लॉन्ग रही है, देखा जाए तो बनने में टाइम लगा है तो चलेगी भी ज्यादा। ठीक है। और आपका अगर मैं बात करूं एंटीजन अपटेक की बी लिम्फोसाइट्स में, तो इट कैन टेक अप अनप्रोसेस्ड एंटीजन्स। और ये लेगी सिर्फ, अगर लेगी भी तो प्रोसेस्ड एंटीजन को, क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं है प्रोसेस करने का। इम्यूनोग्लोबिन इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको किसी को इंफॉर्मेशन देनी भी है इस सेल को कि तुम्हें यहां पे जाके अटैक करना है, तो वो प्रोसेस्ड एंटीजेंस को ही लेगा। इसके पास प्रोसेसिंग का कुछ नहीं है, इसका सरफेस खाली है, इसको प्रोसेसिंग का नहीं पता। तो अगर कोई इसको प्रोसेस करके दे देगा कि यहां पे अटैक करना है, नहीं तो ये किधर भी अटैक करेगी ना, बोलो डायरेक्टली अटैक करेगी, तो डायरेक्टली तो ये कहीं पे भी अटैक कर सकती है। तो इसको जो एंटीजन है ये खुद से लेकर के प्रोसेस नहीं कर सकती है उनको, तो इसको प्रोसेस करके देना पड़ेगा। और जबकि ये जो है बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या है, जो एंटीजन अनप्रोसेस्ड हैं उनको लेकर के भी, उनकी भी वो प्रोसेसिंग कर सकती है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था इनेट इम्यूनिटी के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो प्रोसेसिंग करके आगे हेल्प करती है। पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, किसी और को बताया था। ये पॉइंट समझ में आया खाली जो मैंने बताया अभी यहाँ पे, अनप्रोसेस्ड वाला और प्रोसेस्ड वाला। अगर टी सेल्स
डायरेक्ट अटैक कर रही हैं तो वो तो किधर भी अटैक करेंगे ना, कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना उनको कि यहाँ पे अटैक करना है। तो उसके लिए उनको प्रोसेस्ड एंटीजन देते, जो एंटीजन होती है उनकी प्रोसेसिंग करके कि ये एंटीजन है, ये अटैक करने आया, कि ये एक होता है ना कि बच्चा की उसको दिखा दिया यहाँ पे जाना है, तो वो ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे, टी सेल्स को दिखा दिया प्रोसेस करके पूरा यहाँ पे जाना है, कर दो अटैक। और बी सेल क्या करती हैं, वो खुद स्मार्ट वर्क करती हैं, देखती हैं कि ये एंटीजन है, उसके एंटीजन को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद अटैक करना स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली बोल दे कि अनप्रोसेस्ड एंटीजन को किस सेल में अनप्रोसेस्ड एंटीजन काम कर सकता है और किस में नहीं कर सकता है, तो अपने को पता है आंसर क्या जाएगा, अनप्रोसेस्ड वाला बी, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड को देख करके खुद से प्रोसेस कर सकती है, प्रोसेसिंग करके उसको देख सकती है, उसके अगेंस्ट वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज क्रिएट कर सकती है। अब इनकी जो अब इसमें है ना, मेरे को खुद नहीं पता, इसको मैं छोड़ देता हूं, आप लोगों को पता है तो बता देना, मैंने देखा नहीं है पॉइंट ध्यान से। जो ये बोलना चाह रहा है, बी लिम्फोसाइट्स में कोई, इनके फंक्शन में कोई भी डाइवर्सिटी नहीं होती है। टी सेल्स जो होती हैं इनके फंक्शंस काफी डाइवर्स होते हैं। वैसे इसका बेसिक तो मैं बता सकता हूं, बट अगर आपको पता है तो स्पेसिफिक मेरे को बता दीजिए। डाइवर्सिटी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। CD4, CD8 और भी टाइप होते हैं, LH1 LH2 भी आ जाएंगे इसके अंदर, अगर मैं CD4 में बताएंगे तो उनका वर्जन इतना, वेरिएंट इतने ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी वाला पॉइंट भी इसी बात को लेकर के इन्होंने बोला होगा। बी लिम्फोसाइट्स में इतने ज्यादा वेरिएंट नहीं होते, इतने ज्यादा वेरिएंट का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूं मैं? सर टाइप्स। हाँ, Yes, sir. टाइप्स उसके इतने ज्यादा टाइप नहीं होते, इसके टाइप ज्यादा होते हैं। अब जिसके टाइप ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उसके फंक्शन भी डाइवर्स ही होंगे, है ना, तो काफी अलग अलग तरह से फंक्शन करेंगे। कोई, जैसे मैंने आपको बताया था, CD4 वाली हेल्पर सेल होती हैं, वो बी लिम्फोसाइट को भी हेल्प करती हैं और CD8 को भी हेल्प करती हैं, प्लस में फिर CD8 भी आ जाती है उनके पास। उनके भी फर्दर सब टाइप होते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, बट उनके भी फर्दर सब टाइप होते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, डाइवर्स फंक्शन होते हैं, किसके, बी लिम्फोसाइट के। और उसकी प्रोडक्शन लाइन जो है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, तो उसका जो लाइफ स्पेन भी है 6 महीने से लेके 10 साल तक होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट का कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक ही होता है। ठीक है, अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद पूछूंगा आपसे बिना स्लाइड दिखाए। अब हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी इम्यूनोलॉजी की। हाँ जी, सर ये जो आपने प्रोसेस से बोला है सर, ये प्रोसेस क्या प्रोसेस में समझा नहीं है सर इसके बारे में। क्या समझे आप, मेरे को ये बताइए, आपको क्या समझ में आया? अब आपने बोला कि ये टी लिम्फोसाइट जो है प्रोसेस एंटीजन पे ही खाली एक्ट करेगा, इसके हाँ साथ जी, इसके क्या मैकेनिज्म होगा प्रोसेसिंग का, क्या वो मेरे को इसके बारे में असल बता में क्या होता है, जो एंटीजन है ना, इसको पिकअप करते हैं एंटीजन, ये जो होता है एपीसीज, इनको डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं, वो इसको प्रोसेस करते हैं पहले, और वो इसको एमएचसी सेकंड कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट करते हैं सेल के ऊपर। ये उसी प्रोसेस की बात होती है। उसके बाद इसके ऊपर मैक्रोफेज आती है, दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन और फाइनली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं उस एंटीजन को। इट्स बेसिकली टॉक अबाउट दैट। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो अब एपीसी है। एक इन्होंने बताया ना, इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है, चलो मैं बता देता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ इन चीजों से, लेकिन पूरा डेप्थ में डिटेल में पढ़ना इतना फायदा होता नहीं है वैसे। डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं ये एक लिंकेज होती हैं, किसके बीच का, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच का अगर कोई लिंक है तो वो डेंड्राइटिक सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजेंस को, जो कि पैथोजेंस के सरफेस के ऊपर एंटीजन होते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। उनको प्रोसेस करके वो कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, एमएचसी सेकंड सेल की MHC में सरफेस बताया पे। ना आपने, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। तो इसके ऊपर ले जा करके वो फर्दर आगे, जिसको जैसे टी सेल्स हैं उनको प्रोसेस्ड करके वो दे देते हैं। ठीक है, ये बात है, इतनी सी बात है, उसके अंदर डिटेल में मत जाओ यार, मैं आपको वर्ड फाइल भेजूंगा, इतनी डिटेल में चले जाओगे ना 6 महीने तक माइक्रोबायोलॉजी नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं शायद जम्मू कश्मीर के। मैं कोई भी लेक्चर लेता हूँ ना, कभी भी मैं हमेशा क्वेश्चंस को देखता हूँ पहले, उसके बेसिस पे फिर लेक्चर तैयार किया जाता है। अब वर्ड फाइल में आपके होंगे 100 पेजेस के आसपास, मैं आपका सिलेबस 7-8 पेजेस में कंप्लीट कराने की ट्राई कर रहा हूँ। तो उसका कारण है क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आज तक आपके क्वेश्चन ही 8 से 9 पूछे गए हैं मैक्सिमम। आज तक जितने जम्मू कश्मीर में एग्जाम हुए हैं 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें, और वो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, मैंने शायद पेस्ट किए नहीं है क्वेश्चन, अगले लेक्चर में मैं पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, तो फिर आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है। तो उसमें टाइम बचाओ, अपनी मेमोरी बचाओ, है ना, तो ज्यादा डिटेल में मत जाओ ना। जाना होगा तो मैं जाऊंगा, खुद से जाऊंगा, डोंट वरी। अभी जितना पढ़ा रहे हैं बस उसमें देखो, उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मत बोलो कि सर और ज्यादा डेप्थ में कैसे होगा, वो मैं तो करवा दूंगा, मेरे को तो बहुत मजे आते हैं टू बी ऑनेस्ट। मेरे को डेप्थ में पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सुपरफिशियली में मेरे को बोरियत फील होने लगती है। बट ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम क्लियर करना है, और जिस सब्जेक्ट को जितना समय देना चाहिए उतना ही समय देना है, बस उससे ज्यादा समय नहीं देना है। ओके जी,
चलो अब आ जाओ हिस्ट्री में भी। अब आप साइंटिस्ट के नाम देखोगे ना, यहाँ पे आपको 100 साइंटिस्ट के नाम दिख जाएंगे, वर्ड फाइल में लिखे भी हुए आपको दिखेंगे 50 साइंटिस्ट लिखे हुए। क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल से है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पीपीटीज के अंदर, और उसके बाद फिर भी किसी को फैक्ट करना है तो वर्ड फाइल में हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है जी। ये भाई साहब को कोई जानता है क्या? बेंजामिन जेस्टी, इनोकुलेशन विद वैक्सीनिया वायरस। अब चलो ये छोड़ो, काउपोक्स के बारे में कोई जानता है? काउपोक्स और स्मॉल पोक्स के बारे में, इनका आपस में क्या रिलेशन है? काउपोक्स का और स्मॉल पोक्स का आपस में क्या रिलेशन है? ये अगर एक होता है तो फिर जनरली वो दूसरा नहीं होता है। तो वो एक कौन सा है जो होता है उसके बाद दूसरा नहीं होता है वाला? वो जो बच्चों में रहता है ना, जिसमें जो गौशाला ये होते थे, जो ये Cowpox. दूध लेते थे, उनको स्मॉल यस। पॉक्स नहीं होता था। तो हाँ फिर उससे इन्होंने बोला था कि काउ पॉक्स की वजह से स्मॉल पॉक्स प्रोडक्ट नहीं होता है उनमें, नहीं होता है। इस यस क्लास यस। में। काउ पोक्स एक बार हो जाता है तो उसके बाद स्मॉल पोक्स जो है वो नहीं होता है। मतलब कि एक डिसीज का जो एंटीजन था वो दूसरे डिसीज को भी प्रिवेंट कर रहा है, ये ऐसा भी देखा गया। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर एडवर्ड जेनर साहब आए, उन्होंने क्या बोला? यही चीज बोली उन्होंने, काउ पोक्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पोक्स इंट्रोड्यूस। ये वैक्सीनेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्मॉल पोक्स के अगेंस्ट। क्या किया उन्होंने? काउ पोक्स को दे दिया। क्यों? स्मॉल पोक्स का ही दे देते सीधा, क्या दिक्कत थी? तो डिजीज हो सर जाती। और पैथोजन उसमें मोर चांसेस है ना, वो मर भी जाता था, इंसान भी मर जाते थे उसमें, और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते थे उसके। और इसमें काउ पोक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि ये बहुत ही कॉमन था। तो उन्होंने देखा कि काउ पोक्स, जितने लोगों में काउ पोक्स हो चुका है वो सारे उस डिसीज से बचे हुए हैं, बाकी सब में हो रहा है वो, तो लेस पैथोजेनिक भी होता है। तो उन्होंने क्या किया? अगेंस्ट द स्मॉल पोक्स वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या डिसीज दी उनको? काउ पोक्स की डिसीज काउ दी। पॉक्स। ठीक है साहब। अब पाचियर साहब को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन विद एटेन्यूएटेड कल्चर्स। अब ये इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन दिए विद एटेन्यूएटेड कल्चर। अब वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर कोई ऐसी वैक्सीन दे देना जिससे एंटीबॉडीज बन जाए। ठीक है। अब ये एटेन्यूएटेड वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं, एटेन्यूएटेड का मतलब क्या हुआ? उसकी विरुलेंस, पैथोजेनिसिटी को थोड़ा सा हमने कम कर दिया, एटेन्यूएट कर दिया उसको, है ना। तो ये इन्होंने लुइस पास्चर साहब ने किया था। फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ रेबीज वैक्सीन इस्टेब्लिश्ड बाय पास्चर इंस्टीट्यूट। रेबीज वैक्सीन की सबसे पहली वो बनी थी ना, वो भी पास्चर इंस्टीट्यूट में बनी थी। वो तो मर गए थे उस टाइम पे, लेकिन ये शायद इनके इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। ठीक है। तो ये 2 3 4 चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लिया ठीक हो गया थोड़ा सा, उसके बाद वर्ड फाइल दे देंगे, जितना पढ़ना है पढ़ना उसमें से। अब कुछ मैंने है ना यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को देखते हुए कुछ फैक्ट से बना लिए हैं, कुछ थोड़ी थ्योरी बना ली है, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी निकल जाए इस थ्योरी से, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा आगे पीछे कुछ आता है तो खास करके थोड़ा जीके टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके निकल जाए साथ के साथ। ये ना हो कि सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर लेके चल रहे हैं स्लाइड पे, उसके आसपास का भी निकल जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2024 में बताओ एक कंट्री ऐसी है जिसमें मलेरिया फ्री होगी है वो। इजिप्ट। उसका क्या आंसर था? इजिप्ट तो ऑप्शन में नहीं था। इजिप्ट तो सर ऑप्शन लास्ट ईयर लास्ट ईयर हाँ, दो हजार इतना तो ध्यान नहीं है मुझे, ये जहां तक अगर मुझे पता है लास्ट ईयर ये आपका ऑप्शन में था कैबो वर्डे। ठीक है। कैबो वर्दे, इसमें ना 5 कंट्री ऐसी हैं अफ्रीकन कंटिनेंट में ही है, और जहां तक मुझे लगता है सारी की सारी, जिनमें वो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। लेकिन क्वेश्चन में 2024 बोला गया था। अब 2024 में ये कैबो वर्दे तो हो ही गई थी, उसके बाद ये इजिप्ट हुई थी। इजिप्ट अब हुई है। तो ये अब क्वेश्चन आ सकता है इजिप्ट के ऊपर। अब बताओ 2024 में और कैबो वर्दे के बाद कौन सी कंट्री है जो मलेरिया फ्री हुई है? कौन सी कंट्री है? इजिप्ट। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका डायरेक्टली। चलिए अब एक और देख लेते हैं, ये एनएडीसीपी क्या होता है? द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग एंड इरेडिकेटिंग एफएमडी अमंग लाइव स्टॉक। आप लोगों को पता ही है अभी भी कितना ज्यादा इस पे ये जो गवर्नमेंट है कितना खर्चा कर रही है। यहाँ पे हरियाणा पंजाब में तो इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर को सोने नहीं दे रहे दिन रात दिन रात। अब तो उनका वो टैग लगाते थे ना कान के ऊपर, उनको कंप्यूटराइज कर दिया है। तो जिनको भी ये उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, एनिमल्स का आधार कार्ड लगा रहे हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि इसको एफएमडी का इंजेक्शन लगा था कि नहीं लगा था।
क्यों होता क्या था कि एक एनिमल को 2-3 बार इंजेक्शन मार जाते थे, जब से प्रेशर आता था, डीसी साहब का प्रेशर आ गया ऊपर से, तो वो उठाया इंजेक्शन और जिसको लगा हुआ था उसको भी लगा दिया, पता नहीं, अब इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो अब क्या कर दिया है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, ऑनलाइन सारा का सारा चलता रहेगा कि ऑनलाइन इसको क्या वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है। एफएमडी की और एचएस का यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, आप लोगों को अगर ना पता हो तो एफएमडी और एचएस के लिए एक वैक्सीनेशन आती है, जिनमें एक वैक्सीनेशन से दोनों का काम हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एफएमडी। एफएमडी की कितनी स्ट्रेन होती हैं? 7. वैसे 7 होती है, इंडिया में 4 है। यस, वैसे 7 होती हैं। तो अब मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, हमें इरेडिकेट इसको इंडिया में करना है या इस डिसीज के अगेंस्ट वैक्सीन वैक्सीन देनी है एनिमल्स को, अपने लाइफ स्टॉक्स को, तो हम 7 लगाएंगे या 4 लगाएंगे? सर यहाँ पर लेकिन 3 ही लगाते हैं, ये लगाते हैं सर, वो A7 लगाते हैं। ऐसा वो ये एशिया वन हाँ, C नहीं लगाते हैं। 1995 के बाद हुआ ही नहीं। देखो, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर 3 डिसीज ज्यादा कॉमन है, एक थोड़ी कम कॉमन है, लेकिन वो है, बाय चांस वो है, है। आप 3 के अगेंस्ट सारे एनिमल्स को कर दिया और वो एक बच जाती है, वो एक फैल जाएगी सब में, तो जितना ही आपने मेहनत किया था वो सारा पानी में गया कि नहीं गया? जीरो हो गया सारा का सारा। तो इसमें हम क्या बोल देते हैं, जो एफएमडी के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करते हैं वो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीनेशन होती है। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? 4। 4। तो ये चारों के अगेंस्ट काम करती है, ओएसी और एशिया 1 के अगेंस्ट, चारों के अगेंस्ट ये काम करेंगी। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ था, सीधा सीधा इसका आंसर जा रहा था, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। अब चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, इसको मैं पढ़ता हूँ थ्योरी को आराम से, बस आप सुनते रहना। इम्यूनोग्लोबुलिन एम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एन इनिशियल इन्फेक्शन। जब कभी भी बॉडी के अंदर इनिशियली इन्फेक्शन आता है, इनिशियली अभी गया है बैक्टीरिया, लगा लीजिए 1-2 दिन हुए उसको, इनिशियल फेज में है, तो सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक्टिव होगा, तो वो कौन सा होगा? IgM। IgM होगा। अब इसको कैसे भी याद कर लो, जैसे याद करना है, एम से जो भी है, मतलब माता माँ, जो मतलब सबसे पहले ये काम करेंगे। ठीक है, इनिशियल इन्फेक्शन में क्वेश्चन सीधा पूछा गया था आपके स्टेट में, इनिशियल इन्फेक्शन में सबसे पहले आने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है जो बॉडी के अंदर, ये ब्लड के अंदर दिखना स्टार्ट होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सी दिखेगी वो एक अलग बात है, लेकिन इनिशियल फेज में सबसे पहले ब्लड में दिखना कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन स्टार्ट होगी। इसका फायदा क्या होता है, आईजीएम देख के हम बता सकते हैं कि इनिशियल फेज में ही हम कैच कर सकते हैं डिसीज को। आईजीएम है अगर, तो इससे हमें पता लग जाएगा आईजीएम है और यही है ज्यादा ब्लड में, तो ये इन्फेक्शन जो है इसका इनिशियल फेज है, अभी आया ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। When an animal or human is exposed to a new pathogen, IgM antibodies appear first in the blood. वही बात है, the presence of IgM is therefore a strong indicator of an early or acute infection, as it is typically produced before immunoglobulin G. तो G से भी पहले कौन आएगी? तो सबसे पहले आएगी M, सीधी सी बात ये है। उसके बाद G आती है, इसलिए G बोल रहे हैं। चलिए साहब, अब IgA के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। is primarily found in mucous membrane that is in the respiratory and digestive tract and is important for mucosal immunity। अब mucosal membrane में मिलेगी तो obviously mucosal immunity ही देगी कौन? IgA। अब देखो, क्वेश्चन तो सीधा IgM था, इनिशियल इन्फेक्शन में कौन सी आती है, तो 3-4 पॉइंट उसके अराउंड भी डाल दिए हमने। अगर आसपास के थोड़े कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो कहीं ना कहीं वहां से भी अपना आंसर निकल जाए, बजाएगी पूरा चैप्टर पढ़ने के इसका। ठीक है जी, अब IgG के बारे में कुछ देख लेते हैं। It is the most abundant antibody in the blood circulation and provides long-term immunity but appears later in the infection। अब IgG के बारे में जीजी कुछ बात समझ में आई? क्या बताया? IgG के बारे में क्या बताया? सबसे ज्यादा ये होती है और लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन ये होती है। और तीसरी बात, लेटर स्टेज में लेटर अपीयर होती है। यस यस यस, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है ब्लड सर्कुलेशन में ये, और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी। बट प्रॉब्लम कहां है इसका? ये लेट आती है, लेटर स्टेज में मिलते हैं, लेट आती है तो लेट तक रहती भी है। ओके, और सबसे ज्यादा अबंडेंस में मिलती है ये ब्लड सर्कुलेशन में। चलिए जी, IgE इज एसोसिएटेड, वो तो ई का सबको पता है, इट इज एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। कोई भी पैरासिटिक या एलर्जिक इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी? ई। इजोनोफिल से ई, वो वाला भी इजोनोफिल वाला, उसका भी एलर्जिक रिएक्शन वाला ही रहता है। तो हमने क्या देखा बेसिकली? एम देखा सबसे पहले,
ये सबसे पहले आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखा, इम्यूनोग्लोबुलिन किसी के आगे नहीं लगा रहा हूँ, खाली ये जी, बता रहा हूँ बस। उसके बाद जी, जी देखा, ठीक है। उसके जी में क्या देखा हमने, एबेंडेंट है और लेट एबेंडेंट स्टेज है, में। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म है। लेट आती है बट लॉन्ग टर्म तक रहती है और सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। सबसे पहला उसका नेगेटिव तैयार पॉइंट होके बोलना है। आती है ना सर। हाँ, तैयार होके आती है। तो सबसे पहले उसका नेगेटिव पॉइंट बोलना है हमें, वो नहीं छोड़ना है। अगर ये कोई क्वेश्चन आता है कि सबसे लेटर कौन सी आती है इन्फेक्शन में, GAM, तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि हम तो वो सीक्वेंस में याद कर रहे थे। जी जो है, जी लेट आते हैं बट सबसे अच्छा काम करके जाते हैं। कौन, जी, जिनको इतनी इज्जत दे रहे हैं हम, थोड़ा लेट आते हैं बट सबसे अच्छा काम करके जाते हैं। तो ये बात है, और लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं बट थोड़ा लेट आते हैं, ठीक है सर। और ए के बारे में क्या पढ़ा हमने, सेक्रेटरी म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोजल इम्यूनिटी। यूनिवर्सल म्यूकोजल इम्यूनिटी। क्यों, कहां कहां पे मिलती है वो, डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो यहां से शुरू हो गया, रेस्पिरेटरी सेक्रेटरी फ्लूइड। डाइजेस्टिव तक चल रहा है वो, ठीक है। यहाँ से रेस्पिरेटरी पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन, यहाँ से नोस्ट्रिल से लेकर के पूरा रेस्पिरेटरी, और उसके बाद हम्म, डाइजेस्टिव। तो म्यूकोजल इम्यूनिटी कौन देगी, IgA देगी, ठीक है। अब IgM को लास्ट में फिनिश करते हैं स्लाइड को। IgM इज द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास यूज टू डिटेक्ट अर्ली इंफेक्शन, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे हम, M। उसके बाद कौन सी कोई ट्रिक बना लेंगे इसकी, मेज बना ले। मेज का मतलब पता है क्या होता है, मेज, जादूगरनी। जादूगर बोल दो आप, जादूगर नहीं बोल दो, कोई बात नहीं है। तो मेज का मतलब होता है जादूगर या जादूगरनी, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना। तो मेज का मतलब क्या होता है, जादू। तो ये जादू वाली स्लाइड है, एक क्वेश्चन फंस सकता है, यहां से बता रहा हूं आप लोगों को। एक बार फिर से, M इनिशियल इन्फेक्शन में काम आती है, ठीक है। और A जो है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी में काम आती है। और G जो है वो लेटर स्टेज लॉन्ग में टर्म। आती है, बटन और लेट लॉन्गर आती है टर्म। बट लॉन्ग टर्म तक रहती है और सबसे ज्यादा रहती है। और E फॉर ये एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए काम आती है। तो ये मेज वर्ड याद रहेगा क्या। यस और सर। मेज के साथ साथ सीक्वेंस में एक एक पॉइंट इसका ऐसा याद होना चाहिए, कोई रात के 12 बजे भी उठा के पूछता है तो एकदम से निकले मेज के साथ क्या क्या था, वो सारे पॉइंट एक सेकंड में बिल्कुल। तो ये इनमें भी अगर ये रहा ना, आपको देख लेंगे कर लेंगे सर, इतना मुश्किल नहीं, आसान ही है, फिर तो समझ लेना कुछ नहीं हो सकता फिर। ये तो वो पॉइंट है, ये भी छोड़ दिए तो कुछ ही नहीं है फिर। अब आ जाओ काउस वाली बात पे आ जाओ। काउस के बारे में क्या बताना चाह रहा है, आपका क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन में पूछा बोला गया था, अगर हमें वैक्सीन देनी है काव को तो कौन से मंथ में दें हम, फर्स्ट मंथ में दे दें, 15 दिन में दे दें, 2 मंथ में दें, 4 महीने में, 3 महीने में, कब दें। तो उसका आंसर क्या बनता है, 3 मंथ्स ऑफ एज में दें। क्यों, पैसिव इम्यूनिटी जो है, जो मदर के कोलोस्ट्रम से मिलती है, वो कुछ टाइम के लिए रहती है, फ्यू वीक्स के लिए रहती है वो, हो सकता है 1 महीने से थोड़ा ज्यादा भी रह जाए। उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या दूसरे महीने लगा दें, फिर क्या दिक्कत है, तीसरे महीने तक क्यों वेट करना है हमें। भाई कोलोस्ट्रम वाली जो है लगा लो 1 मंथ तक काम चला रही है, तो दूसरे महीने वैक्सीन दे दो ना, क्या दिक्कत है। 3 महीने तक क्यों वेट करें, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना उस बात का। डेवलप नहीं हुआ होता अभी पूरा इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यूनिटी। लेकिन वो डेवलप हो जाता है, चलो मैं बता देता हूँ, इतना डेवलप हो जाता है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा लॉजिक सोचो, सर वो, पॉइंट था। सर जो इसमें एंटीबॉडी वो इस वैक्सीन के अगेंस्ट हो जाए, वो काम करेगा, जो मैटरनल इम्यूनिटी है इसमें एंटीबॉडीज आई हैं। सॉरी, एक बार फिर से बोलना ये बात आप। सर जो मैटरनल एंटीबॉडीज आई हैं पेशियो इम्यूनिटी से, वो वैक्सीन से जो हम इस इनॉकुलेट करेंगे उसके अगेंस्ट वो वर्क करेंगे। यस 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 यस, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा आप बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए सही मायने में सही तरीका क्या रहेगा बोलने का, कि जो हमने एज ए वैक्सीन दी एंटीजन है, लेगी। वो वैक्सीन उतनी अच्छे तरीके से काम इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि जो मैटरनल एंटीबॉडीज हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसके साथ वो डिसोसिएटिव इफेक्ट दिखाती है। मतलब कि अगर ऑलरेडी मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, मैंने बोला 1 महीने तक कम हो जाती है, खत्म नहीं बोला मैंने। 1 महीने तक कोलेस्ट्रॉल वाली या वीक्स तक चलती है, लगा लीजिए डेज तक, जितना भी चलती है, तो 1 महीने में ऐसा नहीं है वो खत्म हो जाएंगी, यहां से कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब ऐसे ऐसे। बट दूसरे महीने में भी कुछ तो है इनका। अब ब्लड के अंदर
मैटरनल एंटीबॉडी जो मिलेंगी, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, उसके बाद सर हम वैक्सीनेशन लगा देंगे, इनसे भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज हैं, मदर वाली एंटीबॉडीज हैं, इनकी अगर आप वैक्सीनेशन दे भी देंगे तो इसके साथ जो इनका डिसोसिएटिव इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, वो अच्छे से फुल्ली इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी है वो नहीं बन पाती है। जो एंटीबॉडीज हैं, जो वैक्सीन हमने दी है, उस वैक्सीन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके ब्लड में मैटरनल एंटीबॉडीज घूम रही थी, कुछ कम क्वांटिटीज में थी लेकिन घूम रही थी। तो इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं, मेक श्योर करके चलते हैं कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज हैं वो पूरी खत्म हो जाए या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, उसके बाद हम वैक्सीनेशन दें। ठीक है साहब, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। चलिए जी, अब मारेक्स डिसीज का तो सबको पता ही होगा, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, देख लेना एक बार, सही है क्या? द प्राइमरी वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट मारेक्स डिसीज इन चिकन इज द हर्पीज वायरस ऑफ टर्की वैक्सीन, एचवीटी बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, दिस वैक्सीन इज बिल्कुल एकदम चुप हो जाते हैं, एक मिनट रुको सर, सही नहीं लग रहा हमें, ऐसा है क्या? दिस वैक्सीन इज ओपन एडमिनिस्टर्ड टू डे ओल्ड चिक और इवन इन ओवो इनटू द एग बिफोर हैचिंग। या तो जब पैदा हुआ है, मतलब हैच किया है उसने, तब दे दो, या जब अंडे के अंदर है तो ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मारेक्स डिसीज के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन लगती है डे ओल्ड चिक में, वो जो हैचिंग करने के बाद जब वो आता है दुनिया में तब लगा दो, या जब वो एग के अंदर है तो इन ओवो भी हमें वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन दे सकते हैं। कूल लगाना थोड़ा सोच के। अब मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, बट ठीक है ना, वैसे बताना पड़ता है, थोड़ा सा याद रहे चीजें कि हाँ एग के अंदर दिया था। इन एडिशन टू द एचवीटी वैक्सीन, अदर वैक्सीन ऑप्शंस फॉर मारेक्स डिसीज इंक्लूड, एक ये SB1 वैक्सीन होती है और एक रिस्पेंसिवियाई 988 वैक्सीन होती है। इनमें क्या आपको ध्यान रखना है, जो ये इतना बड़ा नाम है ना, तो इतना बड़ा काम भी है इसका। ठीक है, नाम बड़ा नहीं है इसका। तो एचवीटी के साथ अगर SB1 वैक्सीन आप दोगे तो ये जितना इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगेगा SB1 वैक्सीन देने से। बट एचवीटी के साथ अगर आप ये रिस्पेंसिवियाई 988 वैक्सीन देंगे तो जो इसका असर है वो बहुत अच्छा होगा, इनहांस हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। उसमें तो थोड़ा ही था, इसमें काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसमें एक ब्रॉडर इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। ब्रॉडर इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, मारेक्स से तो बचा ही रहा है, और कुछ छोटी मोटी होती है तो उनसे भी बचा लेते हैं वो। तो जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम भी कर देता है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली दे रहे हैं इसको मैरेक्स के अगेंस्ट, नो, एचवीटी के साथ इसको दे देते हैं, या एचवीटी के साथ थोड़ा सा और ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो SB1 को दे देते हैं। तो ये कुछ चीजें थी बस ध्यान रखने की, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे यही पूछा गया था कि बता दो सिर्फ मारेक्स के अगेंस्ट कौन सी यूज होती है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, अब ये आ जाओ, क्या बात है, ये तो मैं लगवा के आया था। रेबीज वैक्सीनेशन स्केड्यूल बताओ भाई। रेबीज वैक्सीनेशन जो स्केड्यूल होता है वो क्या होता है? 037142890 28 लगाते हैं सर यहाँ पे। प्री एक्सपोजर में लगाते हैं, पोस्ट एक्सपोजर में लगाते हैं? पोस्ट में। पोस्ट एक्सपोजर में सर। पोस्ट एक्सपोजर में लगाते हैं। अब सुनिए, मैं आपको बता देता हूं। वैसे अच्छा, आपको लगाते हैं तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं उसका। 037, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, हमारे यहाँ पे कि 21 में लगाएंगे हम लोग। 21 हम नहीं बोलते यहाँ से 28 पे लगाते हैं। 28 में यूजुअली क्या होता है, जब आप मैंने पोस्ट एक्सपोजर की बताई है आपको, ये वाली 5 डोज लगती है पोस्ट एक्सपोजर में, ये मेरे को लगी है सारी, ये सर अभी 1 महीना पहले, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 0, 3, 7 और 14, 21 वाली तो छोड़ ही दी थी क्योंकि मैं बाहर चला गया था। तो ये जो 28 वाला है ना, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें 3 डोज ही लगती हैं। अब आप पोस्ट एक्सपोजर याद रखो यार, क्योंकि है ना, टेंशन आदमी को पोस्ट में ही होती है। क्योंकि एक्चुअली एक डॉग था, वो ऐसे ही स्ट्रीट में पड़ा हुआ था, परेशान था काफी, तो दया आई मुझे, मैं घर पे लेके गया उसको, और बस इमोशंस ज्यादा हाई थे तो ध्यान नहीं किया, तो देखा तो स्लाइवा वलाइवा वो ऐसा उसका कंडीशन था, तो मेरे को लगा ये तो रेबीज होगा इसको, और ठीक 2 घंटे में उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर मैं वैक्सीन लगवा रहा था तब से। तो मुझे लगी थी 0, 3, 7, 14, 21, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम क्या था वैक्सीन का, कल फोटो चिपका के दिखाऊंगा आपको। अब ये 5 डोजेज है कि नहीं है पोस्ट एक्सपोजर? पोस्ट एक्सपोजर है, यानी कि जब डॉग ने काट लिया है उसके बाद 5 डोसेज लग रही हैं। जब डॉग ने नहीं काटे तो 5 लगेंगी, या 5 से कम लगेंगी, या ज्यादा लगेंगी? सर तब 3 लगेंगे। तब 3 लगेंगी, मतलब कम ही लगेंगी, क्योंकि अभी काटा ही नहीं है तो अपने को टेंशन नहीं है इतनी। उसमें क्या स्केड्यूल रहता है सर? उसमें 0, 7, 21 या 28। हाँ, उसमें 28 कर सकते हो, परफेक्ट।
वहां पे ऑप्शन रहता है जो आपने बताया ना 28, 21 और 28 भी लगा देते हैं। वो जहां तक मुझे लगता है ना पर्सनली, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पता नहीं कौन किधर क्या लगा दे, मतलब आप सही भी हो सकते हो, बट जो मुझे लगता है जो प्री एक्सपोजर जो होता है वहां पे इतनी छूट आप दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि आप मरने वाले नहीं हो, कोई वायरस आपका स्पाइनल कॉर्ड में जाके दिमाग में नहीं जा रहा है, वहां पे आप मतलब चिल हो आराम से, अपने को 21 की जगह 28 में मिलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्री एक्सपोजर हम तो प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं 21 की जगह आप 28 पे भी लगवा सकते हो, ठीक है। और जीरो में ये 3 वाला काट दो। मतलब अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं, हमने बाइट, डॉग ने बाइट किया, उसके बाद 0, 3, 7, 14, 21 पे लगाया, 5 डोज लगवाई। पहले दिन जब काटा, यानी कि मतलब पहला बोलने में पहला आ रहा है, मतलब इसको जीरो बोलते हैं पहले दिन को, ठीक है। जीरो, उसके बाद 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 डेज बाद, फिर 21 डेज बाद, ठीक है। अब इसमें से ये 3 वाला हटा दो बीच में से एक, और एक ये 14 वाला हटा दो ऐसे। क्यों प्री एक्सपोजर में क्यों हटा रहा हूं ये वाले? क्योंकि अगर प्री एक्सपोजर में गैप ज्यादा भी हो गया ना तो अपने को टेंशन नहीं है, मर नहीं जाएंगे हम, अपने को रेबीज नहीं है बॉडी के अंदर, तो उसमें हम ये बीच के 2 हटा देते हैं, बजाय कि ये हटाने के बहुत ज्यादा लंबा गैप कर दिया। तो 0, 3, 7 वाला 3 हटा दिया एक, उसके बाद 14 वाला हटा दिया। तो टाइम गैप बढ़ा सकते हैं अगर प्री एक्सपोजर है तो। डॉग ने काटा नहीं है, बस आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो क्योंकि आप वेटनेरियन हो, क्योंकि आपको चाहिए कि यार थोड़ा सेफ रहे। तो 0, 7, उसके बाद 21 पे भी जा सकते हैं, मन करे तो 28 भी लगवा लो, वहां पे आपकी चलेगी। 21 की जगह 28 भी लगाओगे तो चलेगा, टेंशन नहीं है। बट डॉग ने काट लिया है तो भैया फिर तो आप 21 पे लगाना, आपका कुछ भी दिया हो कहीं पे, मतलब आपको अपनी टेंशन होनी चाहिए कि 21 और 28 में आपको ऑप्शन मिल रहा है और डॉग ने आपको काटा हुआ है, तो 21 पे ही लगवा लेना, ठीक है। चलो, यही बात यहां पे लिखी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, 0, 3, 7, 14 और 21, ये किसके लिए है? पोस्ट। पोस्ट एक्सपोजर के लिए। अब डॉग ने काटा हो या ना काटा हो, आपको लगता है ना उस डॉग को रेबीज थी और आपने बेर हाथों से उसको छुआ था और बाय चांस आपको हाथ में कट भी था तो ये समझ लो डॉग ने काटा है और नहीं काटा है, बात बराबर ही होगी है फिर। अगर आपके हाथ में कहीं कुछ चोट लगी हुई है, कुछ डायरेक्ट ब्लड है या ब्लड नहीं भी आ रहा है बट ओपन है वो सब कुछ, ठीक है, और स्लाइवा वहां पे लग जाता है, तो समझ लेना काट ही लिया है डॉग ने, है ना। क्योंकि जो वायरस होता है कहाँ पे होता है वो? न्यूरोट्रोपिक। सलाइवा में। यस, Yes. सही बात है ना। कई बार क्या होता है ना, हमें थ्योरी में सब कुछ पता होता है, जब प्रैक्टिकल सामने आता है ना दिमाग काम नहीं करता। मतलब मैंने देखी है ये चीजें खुद। तो ब्लड से डरते हैं, अरे ब्लड ब्लड रेबीज, ब्लड से उतना डरने की जरूरत नहीं है जितना स्लाइवा से डरने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहाँ मिलती है उसकी? स्लाइवा के अंदर मिलती है। स्लाइवा के अंदर हाथ आपने लगाया तो बस ये सोच लेना, बस टेंशन लेने की जरूरत है फिर अच्छी खासी। और प्री एक्सपोजर किसी ने कुछ नहीं काटा है, आराम से लगवाएंगे क्या। 0, 3 वाला छोड़ दिया कोई टेंशन नहीं है, 7, 14 वाला छोड़ दिया कोई टेंशन नहीं है, फिर 21 पे भी लगा सकते हो, और ज्यादा ही आपको लगता है कि हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो 28 पे भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको रेबिज है नहीं तो 28 के आप 30 पे भी लगा लो, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है जी। अब बात क्या आती है इसमें बूस्टर की। एवरी 2 to 3 years इफेक्ट कंटिन्यूअस रिस्क, जैसे कि हम लोग होते हैं वेटनरियंस जो इलाज करते हैं, जो कोई भी डॉग उठा के ले आता है, सर ये बीमार है सर ठीक कर दो इसको, हमें नहीं पता है क्या नहीं है उसको, क्या पता उसको ही रेबीज हो। तो मतलब जो लोग कंटिन्यूअसली एक्सपोजर में रहते हैं इनके, ठीक है, लगा लो कोई वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा है वहां पे रेबीज है किसी को, या फिर वेटनेरियन है जो डॉग्स को देखता है दिन रात उसकी प्रॉब्लम है, या जो वर्कर्स है जिनको बुला लेते हैं कि ये कुत्ता पागल हो गया उसको उठा के ले जाओ वैन में, तो उन सब लोगों को ये लगवाना पड़ता है और मेक श्योर करना पड़ता है जो इसका एंटीबॉडी टाइटर लेवल्स हैं वो कितने हैं। उन टाइटर लेवल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको वैक्सीनेशन चाहिए कि उनको वैक्सीनेशन नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ टाइटर लेवल वाला, आ गया समझ में? आपका लेक्चर बस आज के लिए इतना ही रखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे आपके स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यूरियोसिटी उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रखना, कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों के दिए हुए ना उतना क्यूरियोसिटी, ज्यादा डेप्थ में जाओगे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा उसमें। और दूसरी बात, हाँ टाइटर वाला क्लियर हो गया आपको, बेस्ड ऑन एंटीबॉडी टाइटर लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है आपके ब्लड के अंदर अच्छा खासा है एंटीबॉडी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, और टाइटर मतलब चेक कर रहे हैं उसका कि हाँ पर प्रॉपर आ रहा है जितना आना चाहिए, और उसके बाद भी आप बूस्टर लगवाए जा रहे हैं तो बॉडी बिना बात के स्ट्रेस में आ जाएगी। टाइटर लेवल कोई मुझे बताएगा इसका कितना होता है?
रेबीज का टाइटर लेवल कितना होता है? अगर उतना लगवा लिया तो आपको बूस्टर वूस्टर की कोई टेंशन ही नहीं है फिर उसके बाद। अगर उतना है, कुछ लोग होते हैं ना उनमें 5 साल बाद भी मिल जाता है, वो 10 साल बाद भी मिल जाता है। बोलते हैं ना एनुअली लगवा लो, 2 साल बाद बूस्टर लगवा लो। 10 साल भी जरूरत नहीं है। आपके ब्लड के अंदर टाइटर लेवल जो है जितना होना चाहिए उतना अगर है तो आपको 50 साल भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वो हर इंसान की बॉडी अलग होती है। आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है ऑलरेडी, उतना टाइटर लेवल है जितना होना चाहिए, तो उसके बाद आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अब मुझे बता दो, क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, बताओ रेबीज के अंदर जो टाइटर लेवल अगर उतना हो तो क्या जरूरत है फिर से बूस्टर लगवाने की? नहीं जरूरत है, 5 साल पहले लगवाया था उसने। अब कितना टाइटर लेवल होना चाहिए ब्लड के अंदर कि उसको बूस्टर डोज की आवश्यकता या जरूरत नहीं है? बताओ। 0.5। यूनिट क्या होती है उसकी, ये तो बता दो। पता नहीं, उधर इंटरनेशनल यूनिट लिखा होता है। पर लीटर? ml। अच्छा भाई ठीक है, बताया करो। पर एमएल होनी चाहिए इंटरनेशनल यूनिट। कितनी होनी चाहिए? 0.5 से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये टाइटर लेवल है, टाइटर लेवल का सीधा सीधा मतलब यही है यार, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज कितनी बनी हुई है वैक्सीन लगने के बाद। अगर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल है आपके पास तो आपको किसी बूस्टर की जरूरत नहीं है। फायदा क्या होता है इसका? टाइटर एंटीबॉडी टाइटर लेवल का फायदा क्या होता है? सर अगर उसके बाद लगाते ना डोज तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, अगर ज्यादा टाइटर बनेगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकती है, और मतलब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर सिंपल टर्म्स में बोले, आपको जरूरत नहीं, आप जबरदस्ती लगाए जा रहे हो बूस्टर उसका, तो जरूरत नहीं है। बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, फिर से वैक्सीन लगवा ली। ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि किसी एनिमल को एफएमडी होगी है और कोई डॉक्टर जाके उसको वैक्सीनेशन दे रहा है, और उसकी बॉडी पहले से उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर रही है, ऊपर से आपने वैक्सीनेशन दे दी, वो तो उल्टा स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही इसमें भी होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। और इसका ये टाइटर लेवल चेक जो करते हैं हम, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, हमें क्या फायदा मिल रहा है प्रैक्टिकली, इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली टाइटर लेवल क्यों देखते हैं हम? सर यहाँ पे तो देखते ही नहीं है, हमें तो ऐसे बोलते करो वैक्सीन। वो सारी नहीं चीजें उसमें भी नहीं ना। देखो सर, ये तो लेक ऑफ नॉलेज थोड़ा ऐसे भी होता है। अगर जनरली ये भी जरूरी नहीं कि आपको डॉग ने काटा तो आप वैक्सीन तुरंत कर लो। इट डिपेंड्स, साइट ऑफ बाइट भी है। जितना फेस के क्लोज है तो उतना जल्दी कर लो, वो तो एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर पाँव पे है या मोर हेड से जितना दूर है, क्योंकि इसका रेट ऑफ प्रोपोगेशन होता है 12 to 24 मिलीमीटर पर डे, और देखो 10 मैं, दिन में कुत्ता मर जाएगा अगर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो वो कुछ 2 घंटे केसेस में तो। फिर आपको पैर पे काटा है उसने, 2 घंटे में मर गया, फिर सर फिर तो पता है ना कि कंफर्म हो गया ना सर, तो देन कंफर्म हो आफ्टर गया। वी कैन गो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात और बताता हूँ। ये बात तो ठीक है, वो नर्व के थ्रू ट्रांसमिशन करता है कि सीधा नहीं क्योंकि ब्रेन पे ही सर, काट लेगा तो मर हाँ जाएंगे। लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ ये ना, ये बात चलो ठीक है, अब लेक्चर कंप्लीट हो गया इसलिए थोड़ी मजाक वाली बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आपके पैर के नाखून पे भी काटेगा ना, सारी डोज आप सोचोगे एक ही दिन में ले लूंगा। 21 और 28 वाला कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको दिमाग में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को काटा नहीं अभी तक। जिस दिन सर आपको नहीं काट सर, मैंने लेगा। 2 बार सर काट किया हो है, चुका हमने है, 2 बार 2 बार किया काट भी, चुके तभी हैं। तो बोल रहा हूँ यहाँ पर तो, टाइटर नहीं चेक करते, यहाँ पे बस जाते ऐसे वैक्सीन करते। तो 2 बार काट लिया आपने, जब दूसरी बार काटा फिर से लगवा ली वैक्सीनेशन? सर मैंने पहले 1 साल के बाद पहले बूस्टर लगाया था 1 शॉट, उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे कैट ने थोड़ा काटा था तो फिर से लगवाए 2 डोजेस की 3 डोजेस, शायद सर ने बोला था 2 ही डोजेस करो आप, क्योंकि बूस्ट लगवाया है। फिर दो से महीने काटा बाद मैंने, आपके पास, फिर हाँ से फिर काटा, तो मैं 2 ही सर के पास लगेंगे। गया, उसने बोला यार ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो मर जाएगा तू, अब नहीं करना है। फिर नहीं किया। तो फिर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस से प्रिवेंशन के लिए क्या लिया आपने? सर फिर लिया ही नहीं कुछ, फिर कहाँ कुछ लिया ही। तो फिर टेंशन नहीं हुई कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा और मुझे? सर एक दिन थी टेंशन, फिर जब लगा मैं जिंदा ही हूँ तो फिर। अच्छा, नहीं मतलब मेन बात यही है कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। कोई किसी एनिमल को ऑलरेडी सफर कर रहा है डिसीज से, उसी डिसीज का वैक्सीन लगाओगे तो सफर करेगा। ऑलरेडी किसी की वैक्सीन लगी है, डबल वैक्सीन लगाओगे तो वो भी सफर करेगा, है ना? और सबसे ज्यादा चीज क्या सफर करती है? जो अपनी बॉडी का एक्सेस वेस्ट जो निकालना होता है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो काम किसका होता है बॉडी में? किडनी का। किडनी का हाँ है, ऑब्वियसली, इतना क्या सोच रहे हैं, मुंह से थोड़ी ना निकालेंगे, वो तो वोमिशन वाली बात हो किडनी। जाएगी। ब्लड की बात कर रहा हूं मैं,
ब्लड का वेस्ट कौन निकालेगा? किडनी निकालती है। किडनी अब ब्लड के अंदर इतनी ज्यादा चीजें हो जाएंगी, डबल डबल वैक्सीनेशन, डबल डोज हो जाएंगी, या आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, वो सारा प्रेशर किसको झेलना पड़ रहा है? क्या ब्रेन को झेलना पड़ रहा है? क्या नहीं, किडनी को मेहनत करनी पड़ रही है किडनी ब्लड को क्लियर करने के लिए। इसलिए उन्होंने बोला हुआ कि किडनी में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अब तो यंग लोगों में तो बिल्कुल नहीं होता, कोई किसी बूढ़े इंसान को काटा होता तो बात अलग थी उसकी। तो आप लोगों का क्या रहता है वैक्सीनेशन यहाँ पे? 0, 3, 7, 14 और 28? 28 सर, 28 यस 28 ही रहता है उसमें। पोस्ट एक्सपोजर में भी 28 रखते हैं? सर। यस पोस्ट में सर। तो कंफर्म 28 है, क्योंकि मैंने लगवाया है तभी पता है। नहीं, पोस्ट में नहीं 20। सर, पहले था 28, लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पे भी आई गेस ये चेंज हुआ है, 28 की जगह हाँ 21 ये तक सुना तो दिया था हमने रिसेंटली को कि आप 21 दे रहे हैं, लेकिन जनरली 28 ही था पहले ओके, तो। हाँ, पहले 28 मुझे 28 तो था, बट नाउ द शेड्यूल हैज बीन चेंज। देखो मेन की से पहले 31 था, हम्म, प्रीवियसली 31 था, फिर 28 किया, शायद अब 21 किया होगा। जहां तक मुझे लगता है अब ये जो WHO ने भी निकाला है उनका यही है, 0, 3, 7, 14, 21 अगर पोस्ट एक्सपोजर है तो, और 3 डोज लेनी है तो आपका 0, 7 और 21 भी ले सकते हो। वहां पे आप 28 कर सकते हो प्री एक्सपोजर में, क्योंकि वहां पे टेंशन नहीं है आपको, आपको कुछ सीरियसनेस नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में या वायरस आगे चला जाएगा, तो वहां पे आप ये कर सकते हो, है ना। उसके और बाद अगर फिर से काटते हैं तो फिर जनरली बोलते हैं 2 बार लो लो दो, आप, बस 2 हाँ, डोज, 0 and 3। 0 and 3 डे वाला। 0, 3 ले लेते हैं दोबारा फिर से। जी हाँ, अगर ऑलरेडी बूस्ट लिया होगा तो। अच्छा, उसमें टाइटर लेवल चेक नहीं करते हैं ऐसा? सर इधर करते ही नहीं है टाइटर यहाँ चेक, करते वही नहीं तो सर, वो कंसेप्ट याद नहीं चलता ज्यादा। तभी तो बता तो रहा वहां पे बोलते टाइटर वाइटर हो रहा है, इंजेक्शन लगवा लो, मर जाओगे नहीं हूँ तो। सर। वहां पे हो रहा है, जहाँ आप वहां पे हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया भोग में भोग होता के होगा। मरोगे ऐसा डॉग की तरह, कि टाइटर वाइटर नहीं चेक करना, इंजेक्शन लगवा लो बेटा जाके। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात। तो लेकिन टाइटर का है ना, देखो अगर थ्योरेटिकली बेसिस पे बोल देता हूँ, वैसे तो प्रैक्टिकल भी होता है जिस कंट्री में चेक करते हैं एडवांस कंट्रीज में, और जहाँ पे चेक नहीं करते हैं वहां पे ज्यादा नहीं सोचते हैं इंजेक्शन लगाओ जाके, ऐसे बोलते हैं। बट जहाँ पे यूज करते हैं, लगा लीजिए हमारी कंट्री में भी हम इसको रेगुलरली यूज करने लग जाएंगे, तो इसका बेनिफिट ये होता है, आपको एक तो वैक्सीन की एक तरह से ओवरडोसेज नहीं होगी, मतलब आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से बच जाएंगे, है ना, बॉडी स्ट्रेस में नहीं आएगी आपकी। अब वही है ना कि हर जगह तो पॉसिबल नहीं रहता जो मैं पहले बोल रहा था, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम वैक्सीनेशन से कभी कभी बच सकते हैं। ये सर हमारे सर कुछ तो रेबीज केस देखते भी नहीं, क्योंकि उनको लग अगर रहा है हम ऑब्जर्व कर एनिमल के सकते हैं गर्दन ऊपर डॉग हो की गई, अगर वो नहीं विसिनिटी जाते में हैं है या करने। किसी के घर में है या कहीं आसपास में है, कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अप टू 10 डेज, अगर हमने देख रहे हैं कि वो मरा नहीं, दैट मीन उसने बाइट किया, रेबिड नहीं है, हम्म। तो आप रह सकते हो फ्री। भाई टेटनस कर लो, काम चला लो। नहीं, एक मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। काफी मतलब पुरानी बात है, जब मैं छोटा होता था बहुत, तो एक हमारा पड़ोसी था, उनको कुत्ता काट गया था। उन्होंने क्या किया, उसको बांध लिया, अपने घर पे बांध लिया उसको। 1 महीने तक उसने बांध के रखा उसको, तो उसको लगा कुछ नहीं है, तब जाके छोड़ा उसने। तो ये बात पे मेरे को बड़ी हंसी आई थी। हाँ, ये बात तो होती है ऑब्वियसली, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मर चुका है तो उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन जो है उसकी ज्यादा रहेगी, सलाइवा में सारी चीजें ज्यादा रहेंगी, तो मैक्सिमम डैमेज देगा अपना। और वो 1 महीने तक ठीक है, तो उस टाइम पे उसके सलाइवा में आया ही नहीं होगा। अगर वो 1 महीने अच्छा, बाद हम मर भी वैसे जाता भी है और रेबिस जनरली से ही बोलते मरता हैं है। कि 10 जी। 12 डेज, मतलब 10 11 12 डेज तक कुत्ता मर जाएगा इफ इज इन्फेक्टेड विद रेबीज। हाँ अच्छा, बस अब उसमें यही ध्यान रखना कि बॉडी से कितना दूर, ब्रेन से कितना दूर बाइट किया है, इसलिए बोलते हैं अगर हम्म। आप ऑब्जर्व कर सकते हो 10 दिन हाथ वाथ में है, पाँव में है, तो बच जा लो खुद को वैक्सीनेशन से। नहीं लेकिन सर, उस टाइम पे तो ये टेंशन रह जाएगा। ये नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये अब काम हम मत तो कर यार, देना हम तो यार कभी। टेक्निकल है ना, हम डॉक्टर, हमको पता है कि रेट ऑफ प्रोपोगेशन वो पेरिफेरल नर्व में जाता है, तो वो तो 24 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो ब्रेन की तरफ चलता है, नर्व्स में। तो लगा लो, फिर भी देखो आपको वैक्सीनेशन तो करवानी पड़ेगी, सर ऐसा उससे आप वैक्सीनेशन 10 से नहीं डेज बढ़ में तो सकता है। मुश्किल से वो दो देखो सेंटीमीटर नहीं आपकी सारी पहुंचेगा। बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि अगर पैर पे काट रहा है तो वैक्सीनेशन से बच जाएंगे, ये गलती मत सर करना। इसने ऑलरेडी लिया है ना, प्रे एक्सपोजर लेके बता रहा हूँ, उसके बाद मतलब बूस्ट नहीं लेते हैं। नहीं 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 अच्छा, नहीं बूस्ट नहीं, लेने से बोल रहे हैं आप? नो सर, नो सर, ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ क्योंकि सर इंडिया हमको पता है, क्योंकि मतलब साइंटिफिकली ये प्रूव है कि इसकी ये रेट ऑफ प्रोपोगेशन इतना है हाँ, हाँ, वो बात वो सही पेरिफेरल तो है, है। नर्व्स में, वो बात सही है। पता है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए सर, 15 डेज में कहां तक पहुंचेगा अगर उसने पाँव पे काटा है? तो हार्डली आपने वो ये नी देखा, तक भी नहीं पहुंचेगा। हाँ, वो 20 कितना बताया आपने? 20? 24 मैक्सिमम, 4 12 to mm सर, 24 वो हुआ मिलीमीटर पर डे। 2.5 सेंटीमीटर, वही 2.5 सेंटीमीटर दिन में चलेगा।
तो एक आवर है कि एक दिन है ये? पर सर ये डे पर डे पर डे पर पर डे डे होता है, वो सही बोल रहे हैं, पर डे होता है। मतलब कितने टाइम में पहुंच जाएगा ब्रेन तक फिर वो? सर आप तो कैलकुलेट सर कीजिए। हाइट को डिवाइड आप करेंगे नींद 2.5 सेंटीमीटर से। लेंथ चेक करते हैं बॉडी की उसमें। आपको होमवर्क है, कल जब आप आए ना तो अपनी लेंथ चेक करना, यहाँ से ब्रेन तक की कितनी बन रही है आपकी, और फिर बताना कि अगर सर पैर पे वो तो हो काटा गया हो तो ना, यहाँ जनरली बताने मैं में 6 कितना है। फुट का हूँ तो मतलब 170 180 सेंटीमीटर तो आ ही जाएगा। हाँ, तो कि- 2.5 से डिवाइड करो। कितने दिन लग जाएंगे फिर सेंटीमीटर में? ये तो एमएम में बताया आपने, उसको देखना सर एक हम बार 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 10 दिन में वो 24 सेंटीमीटर पहुंचेगा। हाँ, नी तक पहुंचेगा 10 दिन में मुश्किल से, तो इसको 12 कैलकुलेट 13 दिन करके में। रखो बिल्कुल, ऐसे डॉक्टर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पैर पे सर काट ब्रेन मुझे तो तक के टेंशन कितना हो टाइम लग जाएगी। जाएगा। और सीधा ब्रेन पे ही काट ले तो कोई, नहीं फिर तो फिर तो सर लेने फिर नहीं की वेट कर सकना ना, जितना क्लोज वो है ना, फेस फेस नेक में किया है तो हाँ, फिर वेट नहीं करना है। तो जो ये बता रहे हैं ना वो बात सही है। जो 10 से 12 दिन जो होते हैं ना डॉग के, उस टाइम पे स्लाइवा में इन्फेक्शन होता है, यानी कि 10-12 दिन बाद मर जाता है तो मतलब की चांसेस हैं आपको वो स्लाइवा से गया होगा। अगर वो 20 दिन बाद मरता है तो 10 दिन जिस टाइम पे आपको उन्होंने काटा था, मतलब 20 दिन पहले काटा था आपको, तो उस टाइम पे उसके स्लाइवा के अंदर वो नहीं मिलता है, तो उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट मैं तो मतलब मुझसे अगर पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा अगर वो 30 दिन बाद भी मरे तो ले लेना, क्योंकि ये जो डर होता है मतलब ना जब मैंने भी ये पढ़ा था ना, ये पेपर में एक रिसर्च में मैंने बड़ा पढ़ा, ये डीपली बड़ा पढ़ा था इसको, कि नई हम्म, चीज थी। मैं क्या बच्चे ये हमारा काम रेगुलर है, कभी भी काटता रहता है। मैं क्या यार इससे बचने के लिए थोड़ा टॉपिक को अच्छे से देखा जाए। नहीं अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, रेबीज की डिसीज तो पढ़ी होगी आपने, फिर मजा आया होगा पढ़ने में। मैं सोच रहा था मैं पढ़ाऊँ रेबीज, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन ले रहा था उसकी तो मेरे को बड़ी टेंशन हो गई थी, तो मैंने भी बड़ा पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, डोज लगा लेते हैं और छोड़ देते हैं उसको। अभी ये एक बार कंफर्म कर लेना फिर से आप, ये 21-28 वाला जो कंफ्यूजन है ना, अगर आप जी सर। 28 बोल रहे हैं, मैं 21 बोल रहा हूँ, मैं इस बात पे फ्लेक्सिबल हूँ। अगर पोस्ट प्री एक्सपोजर आप ले रहे हैं, आपको बाइट नहीं किया है, तो आप 21 की जगह 28 पे जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर पोस्ट एक्सपोजर है तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइमली ले लेना चाहिए वो 21 पे। अभी शायद वो 21 ही किया हुआ है उसका। अभी अब नया आपका होगा सर 28 फिर। चल रहा है, क्या चल रहा है देख लेना एक बार, कल बात कर लेंगे इस पे एक बार फिर से, ठीक है? चलिए जी, ओके फिर आज सर। का लेक्चर खत्म करें, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए ठीक है, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट नहीं सर। सर। राइट सर।